हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू जीडीसी। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, जिसमें हम कवर करने वाले हैं सपोजिटरी के बारे में। जी हाँ, सपोजिटरी क्या होती है जनरली उसके बारे में देखेंगे। सारी चीज़ें डिटेल में कवर करेंगे। वीडियो में लास्ट तक बने रहें ताकि सारे डाउट्स आपके क्लियर हो जाएं। साथ ही साथ यहाँ पर हम कवर करने वाले हैं बेसिस के बारे में। कौन कौन से बेसिस होते हैं जो कि जनरली सपोजिटरी में यूज़ किए जाते हैं। तो सारे क्वेश्चंस जनरली पूछे जाते हैं मोस्टली बेसिस से, तो बेसिस को भी हम अच्छे से कवर करेंगे। उसी के साथ साथ सैपोनिफिकेशन वैल्यू क्या होता है, एसिड वैल्यू क्या होता है, हाइड्रोक्सी वैल्यू क्या होती है, सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। वीडियो में लास्ट तक बने रहें। तो चलिए स्टार्ट कर देते हैं। तो सपोजिटरी जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, फार्मास्यूटिक्स में जनरली आपका पूछा जाता है, सपोजिटरी से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो यहाँ से आपके बहुत सारे क्वेश्चंस बनने के चांसेस होते हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे इंट्रोडक्शन के बारे में। जी हाँ, तो यहाँ पर सबसे पहले डेफिनेशन की अगर हम बात करें सपोजिटरी की, तो जो सपोजिटरी होती है ये आपकी सॉलिड डोजेस फॉर्म होती है। जनरली आपका जो सपोजिटरी जो फॉर्म एग्जिस्ट करता है, तो सपोजिटरीज आर सॉलिड डोजेस फॉर्म वेरियस वेट एंड शेप। यानी कि जो आपकी सपोजिटरी है जनरली ये है ना सॉलिड डोजेस फॉर्म का पार्ट होती है। उसी में डिफरेंट डिफरेंट वेट में और डिफरेंट डिफरेंट शेप में क्या होती है, ये अवेलेबल होती है। यूजुअली जो आपका मेडिकेटेड फॉर इंसर्जन इनटू बॉडी कैविटी, यानी कि जो सपोजिटरी है वो डिफरेंट डिफरेंट रीजन्स में डिफरेंट डिफरेंट बॉडी कैविटी में इंसर्जन के लिए क्या की जाती है, यूज की जाती है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बॉडी के पार्ट्स के डिफरेंट डिफरेंट कैविटी की अगर हम बात करें, तो जैसे रेक्टम है, वजाइना है, यूरेथ्रा है, उसी के साथ साथ दे आर डेजिग्नेटेड टू मेल्ट सॉफ्टन और डिसॉल्व एट बॉडी टेम्परेचर। अब सर ये तो होती है सॉलिड डोजेस फॉर्म, लेकिन जब हम बॉडी में इंसर्ट कराते हैं तो क्या ये सॉलिड फॉर्म में ही एग्जिस्ट करती है? तो याद रखिएगा डियर, यहाँ पर क्या होता है, जो भी आपकी सपोजिटरी है, जैसे रेक्टम सपोजिटरी है, वजाइनल सपोजिटरी है, यूरेथ्रा सपोजिटरी है, दैट मीन डिफरेंट डिफरेंट बॉडी कैविटी के लिए डिफरेंट डिफरेंट साइज और शेप की क्या होती है, सपोजिटरी होती है। ऐसा नहीं होता है कि जो आपकी रेक्टम सपोजिटरी है वही आपकी वजाइनल सपोजिटरी में भी यूज की जा सके, क्योंकि इनका डिफरेंट डिफरेंट साइज और शेप के अकॉर्डिंग हम जो बॉडी कैविटी होती है उनमें क्या कराते हैं, इनको इंसर्ट कराते हैं। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या होता है कि जब ये हमारी बॉडी में इंसर्ट होती हैं उस कंडीशन में ये क्या होती हैं, जो हमारा बॉडी टेम्परेचर होता है उस टेम्परेचर पर ये मेल्ट हो जाती हैं, डिसॉल्व हो जाती हैं, जिससे आपका जो भी एक्शन जिस पर्टिकुलर पर्पस के लिए आपने इसको यूज किया है, तो ये आपका वो एक्शन शो करना स्टार्ट कर देती हैं। तो अकॉर्डिंग टू बॉडी टेम्परेचर आपका ये क्या हो जाती है, सॉफ्टन भी हो जाती हैं और डिसॉल्व भी हो जाती हैं। तो ये क्या है, इनका एक एडवांटेज है, यानी कि जिस पर्टिकुलर लोकेशन पे आपको सपोजिटरी को यूज करना है वहां पर सपोजिटरी को इंसर्ट करा दीजिए, ऑटोमेटिकली आपकी बॉडी टेम्परेचर पर वो क्या हो जाएगी, मेल्ट हो जाएगी। अब बात कर लेते हैं टाइप्स ऑफ सपोजिटरी में। यहां से क्वेश्चन आपका जनरली पूछा जाता है कॉम्पिटिशन एग्जाम में, टाइप्स ऑफ सपोजिटरी से जनरली क्वेश्चंस बनते हैं। तो चलिए सबसे पहले देख लेते हैं, यहां पर दिया हुआ है रेक्टल सपोजिटरी। रेक्टल सपोजिटरी जो होती है जनरली ये आपकी साइज और सपोजिटरी से क्वेश्चंस ऐसे पूछा जाता है कि रेक्टल सपोजिटरी में मेल के लिए, अडल्ट के लिए, चाइल्ड के लिए क्या उसका साइज होता है। तो यहां पर बात करेंगे अडल्ट के लिए जो साइज होता है वो कितना होता है, 2 ग्राम होता है, और चिल्ड्रन के लिए जो साइज होता है वो कितना होता है, 1 ग्राम होता है। तो ये आपके दो साइज में अवेलेबल है, अडल्ट के लिए 2 ग्राम में और चिल्ड्रन के लिए 1 ग्राम में। डेफिनेटली अगर आपसे कभी क्वेश्चन पूछा जाए तो याद रखिएगा बच्चे के लिए हमेशा साइज क्या होगा, छोटा ही होगा। तो 1 ग्राम किसके लिए होगा, चिल्ड्रन के लिए, और जो एडल्ट है उनके लिए 2 ग्राम होगा, यानी कि एक का डबल हो जाएगा। वहीं हम बात करें शेप्ड ऑफ सपोजिटरी की, तो यहां पर जो शेप्ड होता है रेक्टल सपोजिटरी में कौन सा होता है, टॉर्पिडो शेप होता है। अब इसको याद सिंपल सा आप ऐसे रख सकते हैं कि रेगुलरली आप जब एसी में सफर करते थे, जब रेगुलरली आप एसी में सफर करते थे तो 21 साल के थे, 21 साल के थे, विदाउट टिकट क्या करते थे, आप ट्रैवल करते थे, विदाउट टिकट ट्रैवल करते थे। तो इस तरीके से आप इसको पूरी तरीके से अच्छे से क्या कर सकते हैं, याद कर सकते हैं। रेगुलरली से हो जाएगा रेक्टम सपोजिटरी, एसी से हो जाएगा ए स्टैंड फॉर अडल्ट और सी स्टैंड फॉर चिल्ड्रन, 21 साल से हो जाएगा 2 हो जाएगा अडल्ट के लिए और 1 हो जाएगा चिल्ड्रन के लिए। वही अगर विदाउट टिकट ट्रैवल कर रहे थे तो वैसे तो ये गलत बात है, नहीं करना है हमको विदाउट टिकट ट्रैवल, है ना, लेकिन ट्रिक है याद रखने में क्या आ जाता है, तो टॉर्पिडो सेफ।
तो इस तरीके से आप सारी चीजों को क्लियर भी कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर, नेक्स्ट दिया हुआ है यहाँ पर वजाइनल सपोजिटरी के बारे में। देखिए वजाइनल सपोजिटरी में सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है यहाँ पर, वजाइनल सपोजिटरी को पेसरीज के नाम से भी जाना जाता है। मोस्टली ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सपोजिटरीज इज आल्सो नोन एज पेसरी। तो याद रखिएगा पेसरी का मतलब सिंपल सा है, यहाँ पर वजाइनल सपोजिटरी की बात हो रही है। वजाइनल सपोजिटरी में अगर हम बात करें तो वजाइनल टैबलेट फॉर्म में अवेलेबल होते हैं, कैप्सूल्स फॉर्म में अवेलेबल होते हैं। 3 to 5 ग्राम क्या होता है जनरली इनका साइज होता है। तो 3 to 5 यानी कि जो रेक्टल सपोजिटरी होती हैं उनके कंपैरिजन में ये थोड़ी से साइज में बड़े होते हैं, साइज में थोड़ी सी बड़ी होती हैं। तो 3 से लेके 5 ग्राम इनका क्या होता है, साइज होता है। और शेप ऑफ सपोजिटरी की अगर मैं बात करूं तो कॉनिकल शेप की होती हैं। तो इससे आपको सारी चीजें आपको कवर करनी है क्योंकि ये इंपॉर्टेंट होता है। तो याद ऐसे रख सकते हैं कि जो वेगा क्वीन थी वो क्या करती थी जनरली 35 रुपए की पेसरी खाती थी कौन शेप की, टैबलेट और कैप्सूल फॉर्म में। बहुत सिंपल सी ट्रिक है। बेगा क्वीन जो थी, बेगा से याद हो जाएगा वजाइनल सपोजिटरी, पेस्ट्री खाती थी, पेस्ट्री जिसे हम बोलते हैं, तो पेस्ट्री खाती थी तो पेस्ट्री से हो जाएगा यहाँ पर पेस्ट्री। और 35 रुपए की कौन शेप की थी, टैबलेट और कैप्सूल फॉर्म में। तो इससे पूरी ट्रिक आपसे आप क्या कर सकते हो, सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। वेगा से हो जाएगा वजाइनल सपोजिटरी, पेस्ट्री से हो जाएगा पेस्ट्री, 35 रुपए से हो जाएगा 3 और 5 ग्राम में क्या होती हैं, अवेलेबल होती हैं, मतलब ये एक आइडियल रेंज होती है। और कॉनिकल शेप यानी कि कौन शेप में, मतलब कॉनिकल शेप, टैबलेट और कैप्सूल फॉर्म में। तो इससे आपको पूरे सपोजिटरी का जो भी आपको पॉइंट है, एक एक पॉइंट आपको याद हो जाएगा। अगर आपसे पूछा जाए वजाइनल सपोजिटरी का साइज कितना होता है तो 35 रुपए यानी कि 3 से 5 ग्राम। तो थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आपको माइंड में आ जाएगा तो आप इसको याद रख पाएंगे। नेक्स्ट बात कर लेते हैं यूरेथ्रल सपोजिटरी के बारे में। देखिए यूरेथ्रल सपोजिटरी को बॉगीज नाम से भी जाना जाता है। तो यूरेथ्रल सपोजिटरी को बॉगीज नाम से भी जाना जाता है। और दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या होता है, साइज ऑफ सपोजिटरी की अगर हम बात करें तो मेल के लिए 4 ग्राम और फीमेल के लिए जनरली 2 ग्राम, यानी कि मेल के लिए 4 ग्राम का आपका साइज होता है और फीमेल के लिए 2 ग्राम का साइज होता है। ये इंपॉर्टेंट होता है, क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा सकता है। वही हम लेंथ की बात करें तो 60 से 75 mm की क्या होती है, लेंथ होती है। और शेप क्या होता है जनरली, पेंसिल शेप होता है। तो इसे अब याद कैसे रख सकते हो, याद ऐसे रख सकते हो कि यूएसए, ऐसे याद रखिएगा, यूएसए मिस्टर फारूकी क्या लेके आए थे, पेंसिल लेके आए थे 60 से 65 रुपए की, 60 से 65 रुपए की। जब वो कितने साल के थे, आपके 42 ईयर के थे। जब वो 42 ईयर के थे तो बॉगी में रख के लेके आए थे। सिर्फ कैसे याद रखना है, बॉगी में रख कर लेके आए थे। बॉगी मतलब बोलते हैं ना, जैसे ट्रेन की हम बोलते हैं बॉगी है, कोच है, वैसे ही आपको याद रखना है। तो इस ट्रिक को जो मैं बोल रहा हूँ आप इसको नोट कर लीजिएगा तो सारे आपके डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। तो याद कैसे रखना है आपको, यूएसए, ऐसे याद रखिएगा, यूएसए मिस्टर फारूकी क्या लेके आए थे, पेंसिल लेके आए थे। कितने की, 60 से 75 रुपए की। और कितनी उम्र थी उनकी, जब 42 एज में लाए थे बॉगी में रखकर। तो इससे आप बहुत ही इजीली क्या कर सकते हैं, सपोजिटरी को याद रख सकते हैं। मतलब पॉइंट टू पॉइंट हर चीज को आप याद रख सकते हैं। कोई भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। लेंथ अगर आपसे पूछ ली जाए तो कितने रुपए की थी, 60 से 75 रुपए की थी, यानी कि 60 से 75 mm। आपसे पूछ लिया जाए मेल के लिए कितना था तो 4, फीमेल के लिए कितना था 2, क्योंकि एज कितनी थी उनकी 42। बस ऐसे आपको कोरिलेट करना है स्टडी को, तो बहुत सिंपल स्टडी हो जाती है आपके लिए। कॉम्पिटिशन एग्जाम में कहीं से भी क्वेश्चन पूछा जाए। ये तो हो गया। नेक्स्ट बात कर लेते हैं नेसल सपोजिटरी। तो देखिए नेसल सपोजिटरी क्या है, नेसल सपोजिटरी का वेट है 1 ग्राम और लेंथ है यहाँ पर 9 से 10 ग्राम सेंटीमीटर। तो वेट हो गया 1 ग्राम और जो लेंथ है वो हो गई आपकी 9 से 10 सेंटीमीटर। शेप क्या है, सिलिंड्रिकल शेप है। तो सिलिंड्रिकल शेप है किसका, ये शेप है आपके नेसल सपोजिटरी का, यानी कि नोज से रिलेटेड बात हो रही है। तो नेसल सपोजिटरी का जो शेप होता है वो होता है सिलिंड्रिकल शेप। अब याद कैसे रखेंगे, याद ऐसे रख सकते हैं कि नासा ने क्या किया,
9 से 10 सेंटीमीटर का एक सिलेंडर बनाया। क्या बोला? नासा ने क्या किया? 9 से 10 सेंटीमीटर का एक सिलेंडर बनाया जिसका वेट कितना था? 1 ग्राम। देखिए कितना इंपॉर्टेंट बात है, मतलब कॉन्सेप्चुअली बात है। अगर आप सोचो तो कितना अजीब लगेगा ना कि एक सिलेंडर बनाया कितने सेंटीमीटर का? 9 से 10 सेंटीमीटर का, और उसका वेट कितना है? सिर्फ 1 ग्राम। तो जीवन भर आपको याद रहेगा, कोई भी क्वेश्चन आपसे यहाँ से पूछा जाए तो आप इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। अब नासा से याद रखिएगा, नेशनल सपोजिटरी। नेशनल सपोजिटरी यानी कि नासा क्या बनाया था? सिलेंडर बनाया था, तो सिलेंड्रिकल शेप हो जाएगा। वही हम बात करें लेंथ की, तो 9 से 10 सेंटीमीटर की लेंथ का वो सिलेंडर बनाया था और जिसका वेट था 1 ग्राम। तो आई होप कि आपको ट्रिक बहुत ही इजी लग रही होंगी। आप बस उसको क्या करिए, एक बार कॉपी पे नोट कर लीजिएगा तो बहुत इजी हो जाएगी, लिटरली बोल रहा हूँ। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट दिया हुआ है यहाँ पर ईयर कोन्स। देखिए ईयर कोन्स की अगर मैं बात करूं तो ईयर कोन्स में वेट क्या है आपका? 1 ग्राम, और ये कैसी रहती है? बुलेट शेप रहती है। क्लियर है? अब इसको याद कैसे रखना है कि आपके किसी पर्टिकुलर पर्सन में क्या हुआ था, उनके ईयर में एक बुलेट क्या कर दी थी आपकी? इंसर्ट करा दी थी। किसी पर्टिकुलर पर्सन ने क्या किया? किसी पर्टिकुलर पर्सन ने एक पर्सन के ईयर में क्या किया था? एक बुलेट को इंसर्ट करा दिया था। मोस्टली सपोजिटरी हम क्या कराते हैं? इंसर्ट कराते हैं बॉडी कैविटीज में। तो यहाँ पर हमने क्या किया? ईयर में बुलेट को ही, एक बुलेट को, सिर्फ एक बुलेट को इंसर्ट करा दिया। तो इसको आपको याद हो जाएगा ईयर कोन, वेट हो जाएगा 1 और शेप हो जाएगा बुलेट। तो आई होप कि आपको टाइप्स ऑफ सपोजिटरी में कोई भी चीज नहीं भूलेंगे, क्योंकि सारी चीजें आपकी यहाँ पर क्लियर हो गई होंगी। चलिए अब बात कर लेते हैं थोड़ा सा आगे। तो यहां तक आई होप क्लियर होगा डाउट सारे। चलिए अब बात करते हैं आइडियल सपोजिटरीज बेसिस के बारे में। आइडियल सपोजिटरीज बेसिस के बारे में, यानी कि कौन कौन सी आइडियल प्रॉपर्टी होती हैं सपोजिटरी की, उनके बेस की, और होनी चाहिए, उसके अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं? उन बेसिस को हम चूज करते हैं। तो चलिए सबसे पहला दिया हुआ है इट शुड बी मेल्ट एट बॉडी टेम्परेचर, यानी कि इट शुड मेल्ट एट बॉडी टेम्परेचर का मतलब क्या है कि जो भी हम बेस यूज कर रहे हैं सपोजिटरी में, वो जो बेस है वो बेस क्या होना चाहिए? प्रॉपर तरीके से एक स्पेसिफिक बॉडी टेम्परेचर पर वो मेल्ट होना चाहिए। ये इसकी क्या है? आइडियल प्रॉपर्टी है। कैसे? अगर हम बात करें फॉर एग्जांपल, मान लीजिए मैंने ऐसा कोई बेस यूज किया जो कि हमारी बॉडी टेम्परेचर पर जाके क्या नहीं हो रहा है? मेल्ट नहीं हो रहा है, तो कहीं ना कहीं वो क्या होगा? हमारे लिए बेनिफिशियल नहीं होगा, क्योंकि अगर सपोजिटरी मेल्ट नहीं होगी तो अपना एब्जॉर्प्शन नहीं होगा। एब्जॉर्प्शन नहीं होगा तो यानी कि एक्शन शो नहीं करेगी। तो इसीलिए यहाँ पर प्रॉपर तरीके से मेल्ट होना कंपलसरी है। तो ये फर्स्ट क्या है? आइडियल प्रॉपर्टी है किसकी? ये आइडियल प्रॉपर्टी है बेस की, सपोजिटरी में जो बेस यूज किए जाते हैं। नेक्स्ट दिया हुआ है इट शुड बी इनर्ट, नॉन इरिटेटिंग एंड नॉन सेंसिटाइजिंग। देखिए ये कैसे होने चाहिए? सबसे पहला टर्म दिया हुआ है यहाँ पर इनर्ट। इनर्ट का मीन होता है यानी कि ये जो कंपाउंड है, ये आपका जो बेस है वो कैसा होना चाहिए? इनर्ट होना चाहिए। दैट मीन इसका अपना कोई फार्माकोलॉजिकल एक्शन नहीं होना चाहिए। ये आपका जो भी इंग्रेडिएंट, जो भी आप एक्टिव इंग्रेडिएंट यूज कर रहे हैं उसके साथ कंपेटेबल होना चाहिए, उसकी एक्टिविटी में कोई चेंज ना करे, उसकी फार्माकोलॉजिकल एक्शन में कोई चेंज ना करे। इस टाइप की एक्टिविटी होनी चाहिए किसकी? इनर्ट की। यानी कि सिंपल सा है कि ये हमारे साथ काम तो करे लेकिन अपना कोई एडिशनल फार्माकोलॉजिकल एक्शन शो ना करे तो ठीक है, नहीं तो हम इसको यूज नहीं करेंगे। सिंपल सा है। नेक्स्ट दिया हुआ है नॉन इरिटेटिंग। तो नॉन इरिटेटिंग सिंपल सी टर्म है कि जिस पर्टिकुलर कैविटी में हम क्या करेंगे? सपोजिटरी को यूज करेंगे, अगर वहां पर इरिटेशन होगा तो कहीं ना कहीं पेशेंट के लिए वो रिलायबल नहीं होगा। इसीलिए कैसा होना चाहिए? नॉन इरिटेटिंग होना चाहिए। दूसरा पॉइंट, थर्ड पॉइंट यहां पर हो जाएगा नॉन सेंसिटाइजिंग। नॉन सेंसिटाइजिंग का मतलब वहां पर जो सेंसिटाइजेशन है वो बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए, यानी कि सेंसिटाइजेशन वहां पर नहीं होना चाहिए। हाइपर सेंसिटाइजेशन यानी कि बहुत ज़्यादा सेंसिटाइजेशन वहां पर फील नहीं होना चाहिए। तो ये तो हो गया हमारा सेकंड आइडियल सपोजिटरी के आपका आइडियल प्रॉपर्टीज। नेक्स्ट दिया हुआ है इट शुड बी स्टेबल ऑन स्टोरेज।
अब ये क्या दिया हुआ है, स्टेबिलिटी की बात हो रही है स्टोरेज कंडीशन पे। देखिए जो भी बेस आप यूज कर रहे हैं उसको जब हम स्टोर करें तो वो कैसा होना चाहिए, स्टेबल होना चाहिए, यानी कि प्रॉपर तरीके से वहाँ पर स्टेबल होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हमने बेस को मिक्स कर दिया एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट में और उसके बाद हमने उसको क्या कर दिया, स्टोर करके रख दिया, और स्टोर करने पर ही वो क्या हो गया, आपका डिग्रेडेट हो गया, डिटोरिएशन हो गया, तो वो कहीं ना कहीं हमारे लिए बेनिफिशियल नहीं होगा। तो स्टेबिलिटी उसकी अच्छी होनी चाहिए, मतलब हाईली रिएक्टिव नहीं होना चाहिए, ठीक है, फ्री रेडिकल से रिएक्टिविटी ना शो करे, एनवायरमेंटल एटमॉस्फेयर का कोई इफेक्ट ना पड़े। उसके बाद it shrinks sufficiently on cooling to relieve itself from mold, यानी कि आपका जो भी बेस यूज कर रहे हैं वो बेस आफ्टर कूलिंग पे क्या हो जाए, थोड़ा सा श्रिंक हो जाए। थोड़ा सा का मतलब सिंपल सा है, यहाँ पर बहुत कम अमाउंट में, जनरली कुछ परसेंट वो क्या हो, सिर्फ श्रिंक हो। ज़्यादा श्रिंक हो जाएगा तो क्या होगा, कहीं ना कहीं जो सपोजिटरी का शेप है उस शेप में प्रॉब्लम आएगी। इसीलिए यहाँ पर स्पेसिफिक क्या होना चाहिए, थोड़ा सा आपका यहाँ पर सफिशिएंटली श्रिंक होना चाहिए, बहुत ज़्यादा श्रिंक नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट दिया हुआ है इट शुड बी स्टेबल ऑन स्टोरेज, जो अभी हमने जस्ट बात की थी। नेक्स्ट दिया है इट शुड बी एबल टू इनकॉर्पोरेट अ हाई परसेंटेज ऑफ वाटर इन इट, एग्जाम्पल ए हाई वाटर नंबर, यानी कि देखिए यहाँ पर अगर हम बात करें तो वाटर के परसेंट की अगर हम बात करें तो कैसा होना चाहिए, इनकॉपरेटिव होना चाहिए। देखिए कभी कभी क्या होता है कि सपोजिटरी में हम जो वाटर कंटेंट यूज करते हैं वो ही कभी ना कभी आपके उसकी इनस्टेबिलिटी का कारण बन जाता है। कैसे, रीज़न ये होता है कि जो सपोजिटरी होती है वो कैसी होती है, हार्ड होती है। अब उसमें जो वाटर कंटेंट होता है उसकी वजह से कहीं ना कहीं वो सॉफ्टन होती है, लेकिन अगर उसमें जो वाटर प्रेजेंट है वो वाटर अगर इवेपोरेट हो जाए तो क्या होगा, जो सपोजिटरी है वो क्रिस्टलाइन फॉर्म में कन्वर्ट हो सकती है, बहुत ज़्यादा हार्ड हो सकती है, सॉलिड हो सकती है, जिससे पेशेंट को प्रॉब्लम हो सकती है, पेशेंट को वहाँ पर आपकी इरिटेशन हो सकती है। तो इसीलिए यहाँ पर आपका कैसा है, यहाँ पर वाटर कंटेंट के साथ जनरली क्या होना चाहिए, वाटर के साथ इनकॉर्पोरेट होना चाहिए। अब ये तो बात हो गई आइडियल सपोजिटरी में। अब बात कर लेते हैं इफ द बेस इज फैटी। मान लीजिए अभी तक तो हमने बात की बेसिस के बारे में कि जो भी हम बेस यूज करेंगे इट शुड बी इनर्ट, इट शुड बी नॉन इरिटेटिंग, लेकिन अगर हम क्या करें, फैट बेसिस यूज करें, ऑलिजीनियस बेसिस की अगर हम बात करें तो उनमें हमें क्या क्या क्वालिटी देखनी है वो देखते हैं। सबसे पहला दिया हुआ है यहाँ पर क्या, एसिड वैल्यू। एसिड वैल्यू क्या होती है, एसिड वैल्यू जनरली सबसे पहले इसको समझ लेते हैं क्या होती है। देखिए कोई भी आपका फैट है तो जैसे फैट्स की अगर मैं बात करूं तो दो चीज़ों से मिलके बनते हैं, एक जिसे मैं बोलता हूं फैटी एसिड और प्लस ग्लिसरॉल, यानी कि फैटी एसिड और ग्लिसरॉल की जब हम रिएक्शन कराते हैं तो क्या बनता है, हमारा फैट बनता है। इसमें एक तो आपका एसिड होता है और एक आपका ग्लिसरॉल यानी कि अल्कोहल प्रेजेंट होता है। दोनों की रिएक्शन में जब हम रिएक्शन कराते हैं तो वाटर का क्या होता है, रिमूव होता है, वाटर वहाँ से रिमूव हो जाता है और ईस्टर बॉन्ड बन जाता है, जिसको हम ईस्टर ऑफ फैटी एसिड्स के नाम से भी जानते हैं। अब यहाँ पर रीज़न क्या हो जाता है थोड़ा सा समझेंगे। फैटी एसिड और ग्लिसरॉल का जब हम रिएक्शन कराते हैं तो वहाँ पर क्या बन जाता है, ईस्टर ऑफ फैटी एसिड बन जाता है, लेकिन वहाँ पर कितने परसेंट आपका फैटी एसिड बना है ये तो कंफर्म है, लेकिन कुछ परसेंट कहीं ना कहीं यहाँ पर एसिड की वहाँ पर वैल्यू, वहाँ पर क्वांटिटी रहती है। उस एसिड को, उस फ्री एसिड को जनरली न्यूट्रलाइज करने के लिए जितना भी हमको बेस लगता है उसको हम बोलते हैं उसका एसिड वैल्यू। तो आई होप कि आई एम क्लियर विद दिस कि यहाँ पर एसिड वैल्यू क्या होती है। तो किसी भी फैटी एसिड में याद रखिएगा जितना भी फ्री एसिड होता है उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए जितना भी आपका बेस रिक्वायर्ड होता है उसी को हम फैटी एसिड बोलते हैं। मोस्टली क्वेश्चन पूछा जाता है कंपटीशन एग्जाम में। तो आई होप कि एसिड वैल्यू क्लियर हो गया होगा। अब बात करते हैं सैपोनिफिकेशन वैल्यू की। देखिए सैपोनिफिकेशन क्या होती है सर, सैपोनिफिकेशन सिंपल सा है, एक प्रोसेस होता है सॉप को बनाने का, यानी कि अगर मैं फैट से क्या बना रहा हूँ, सॉप बना रहा हूँ, जैसे फॉर एग्जांपल किसी बेस से रिएक्ट कराकर तो उसमें जितना नंबर ऑफ सॉप का जो आपका जो जितना नंबर ऑफ आपका बेसिक कंपाउंड यूज होगा वो उसकी क्या कहलाएगा, सैपोनिफिकेशन वैल्यू कहलाएगा। सैपोनिफिकेशन वैल्यू मतलब आपका प्रोसीजर है किसी भी सॉप को बनाने का, जनरली फैट से सॉप में कन्वर्ट करने का, जितना आपका बेस रिक्वायर्ड है उसको हम सैपोनिफिकेशन वैल्यू बोल रहे हैं। लास्ट दिया
हुआ है यहाँ पर क्या, आयोडीन वैल्यू। सर आयोडीन का मतलब क्या है, आयोडीन का रिएक्शन कराएंगे हम किससे, फैट से। जी हाँ, बिल्कुल याद रखिएगा। यहाँ पर आपको दो चीजें समझ में आएंगी। देखिए, फर्स्ट होती है जिसे हम बोलते हैं सैचुरेटेड फैटी एसिड, और एक होता है अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। सैचुरेटेड में क्या डिफरेंस होता है और अनसैचुरेटेड में क्या डिफरेंस होता है, एक एक कॉन्सेप्ट को समझ के चलेंगे ताकि आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाए। सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड में डिफरेंस ये हो जाता है, अगर किसी भी फैटी एसिड में सिर्फ सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है उसको हम क्या बोलते हैं, सैचुरेटेड फैटी एसिड्स बोलते हैं। यानी कि फैटी एसिड्स क्या होते हैं, लॉन्ग कार्बन की चेन होते हैं जिसमें आपका कार्बोक्सिलिक एसिड जुड़ा होता है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप आपका अटैच होता है, इसी को हम क्या बोलते हैं, फैटी एसिड्स बोलते हैं। अगर लॉन्ग कार्बन की चेन में मैं सिर्फ सिंगल बॉन्ड अटैच कर दूं तो उसको हम क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे सैचुरेटेड फैटी एसिड। लेकिन अगर इस वाले ग्रुप में, इस वाले कंपाउंड्स में अगर क्या हो, दो या एक आपका डबल बॉन्ड प्रेजेंट हो तो उसको हम क्या बोलते हैं, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। तो अकॉर्डिंग टू डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड वी डिफाइन दैट कि दिस वन इज सैचुरेटेड और दिस वन इज अनसैचुरेटेड। उसके अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, उसको डिफाइन करते हैं। अनसैचुरेटेड में जनरली दो कैटेगरी होती है, एक होता है मूफा और एक होता है पूफा। मूफा का मतलब होता है मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, और एक होता है पूफा जिसका मतलब होता है पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। हमारे लिए जो सबसे ज्यादा बेनिफिशियल होता है वो होता है पूफा, यानी कि पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड हमारे लिए काफी बेनिफिशियल होता है। तो ये तो बात हो गई अनसैचुरेटेड और सैचुरेटेड की। लेकिन सर आयोडीन वैल्यू नहीं समझ में आया अभी तक। देखिए कैसे समझना है, तो सैचुरेटेड की बात नहीं कर रहे हैं, सिर्फ अनसैचुरेटेड की बात कर रहे हैं। पहली चीज तो ये याद रखना, अनसैचुरेटेड का मतलब क्या है, यहां पर डबल बॉन्ड प्रेजेंट है। अगर मैं क्या करूं, आयोडीन की इस फैट से रिएक्शन करा दूं तो जितने नंबर ऑफ आयोडीन मोल मुझे रिक्वायर्ड होंगे इस अनसैचुरेटेड फैटी एसिड को सैचुरेशन में कन्वर्ट करने के लिए, वही क्या कहलाती है, आयोडीन वैल्यू कहलाती है। आई होप दैट कि यहां पर आपको सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। तो ये तो हो गया डियर स्टूडेंट की एसिड वैल्यू क्या होती है, सैपोनिफिकेशन वैल्यू क्या होती है और आयोडीन वैल्यू क्या होती है। चलिए आगे देखते हैं, हम एक एक करके सारी चीजों को डिटेल में यहाँ पर कवर करेंगे जो कि इंपॉर्टेंट है, आपके यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो सबसे पहले दिया है यहाँ पर क्या, स्पेसिफिकेशन फॉर सपोजिटरी, यानी कि सपोजिटरी के लिए क्या है, ये स्पेसिफिकेशन दिया हुआ है। स्पेसिफिकेशन में सबसे पहले दिया हुआ है हाइड्रोक्सिल वैल्यू। अब देखिए ये क्वेश्चन यहाँ पर आपके कंपटीशन एग्जाम में भी पूछा जाता है और जीपैट एग्जाम में भी क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया था एसिड वैल्यू के बारे में, सपोनिफिकेशन वैल्यू के बारे में। तो यहाँ पर देख लेते हैं, सबसे पहले दिया है हाइड्रोक्सिल वैल्यू। हाइड्रोक्सिल वैल्यू क्या होती है, द नंबर रिप्रेजेंट द मिलीग्राम ऑफ QH रिक्वायर्ड to neutralize the acetic acid used to acetylate 1 gram of fat। देखिए सिंपल सा है, यहाँ पर हाइड्रोक्सी वैल्यू में आपको क्या याद रखना है कि जितना भी आपको बेस रिक्वायर्ड होता है एसिटिक एसिड को क्या करने के लिए, न्यूट्रलाइज करने के लिए 1 ग्राम ऑफ फैट में, इसी को हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोक्सिल वैल्यू बोलते हैं। तो जहां पर भी आपको एसिटिक एसिड दिख जाए तो याद रखिएगा हाइड्रोक्सिल वैल्यू की बात हो रही है। दूसरा दिया हुआ है यहाँ पर सैपोनिफिकेशन वैल्यू। सैपोनिफिकेशन वैल्यू क्या होती है, द अमाउंट ऑफ KOH रिक्वायर्ड फॉर न्यूट्रलाइजेशन द फ्री एसिड, यानी कि फ्री एसिड को जितना भी हमारा KOH रिक्वायर्ड होता है उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए, इसी को हम क्या बोलते हैं, इसको सैपोनिफिकेशन वैल्यू बोलते हैं। एसिड वैल्यू में, आयोडीन वैल्यू में क्या था, द नंबर ऑफ ग्राम ऑफ आयोडीन दैट रिएक्ट विथ 100 ग्राम ऑफ फैट और अदर अनसैचुरेटेड मटेरियल, यानी कि जो अनसैचुरेटेड फैट है उससे जितने नंबर ऑफ आयोडीन मोल्स आपके रिएक्ट करेंगे उसी को हम उसका आयोडीन वैल्यू बोलेंगे। उसके बाद नेक्स्ट दिया हुआ है वाटर नंबर, तो द अमाउंट ऑफ वाटर इन ग्राम दैट कैन बी इनकॉर्पोरेटेड इन 100 ग्राम ऑफ फैट, यानी कि जो कि आप जितना भी आपका वाटर है 100 ग्राम ऑफ फैट्स में जो भी आपका इनकॉर्पोरेटेड वैल्यू है उसी को हम क्या बोल रहे हैं, वाटर नंबर बोल रहे हैं। नेक्स्ट दिया हुआ है एसिड वैल्यू, तो एसिड वैल्यू हमने देखा था, इसकी डेफिनेशन चाहे तो आप नोट कर सकते हैं, ये क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। तो क्या लिख सकते हैं, द नंबर ऑफ मिलीग्राम, यानी कि मिलीग्राम का आपका नंबर किसका, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का, सिंपल सा है, यानी कि पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का कितना अमाउंट, कितना वैल्यू आपका जनरली यूज्ड हो रहा है 1 ग्राम में
फ्री फैटी एसिड को न्यूट्रलाइज करने के लिए वो क्या कहलाती है, एसिड वैल्यू कहलाती है। इसको निकालते कैसे हैं, एक फॉर्मूला होता है इसको निकालने का, जो सिंपल सा फॉर्मूला क्या होता है, V वॉल्यूम ऑफ KOH और आपका इनटू 5.61 अपॉन W। तो यानी कि इससे आप क्या कर सकते हैं, एसिड वैल्यू निकाल सकते हैं, यानी कि कितना अमाउंट ऑफ आपका पोटेशियम हाइड्रोक्साइड रिक्वायर्ड है, यूज्ड हुआ है, और 5.61 से इसका इंटू कर देंगे, और जितना हमने ग्राम में यूज किया है फैट को वो नोट कर लेंगे नीचे, तो आपका क्या निकल आएगा, एसिड वैल्यू निकल आएगा। नेक्स्ट दिया हुआ है सॉलिडिफिकेशन पॉइंट। तो सॉलिडिफिकेशन पॉइंट क्या है, इट रिफ्लेक्ट टाइम रिक्वायर्ड फॉर सॉलिडिफाइंग बेस व्हेन चिल्ड इन द मोल्ड। मतलब क्या है, सिंपल सा है, जितना टाइम रिक्वायर्ड होता है किसी भी बेस को आपके चिल्ड करके मोल्ड में कन्वर्ट होने में, यानी कि सॉलिडिफाइड होने में, उसी को हम क्या बोलते हैं, सॉलिडिफिकेशन बोलते हैं। तो ये तो हो गए आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट, बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको अच्छे से याद रखिएगा। नेक्स्ट दिया हुआ है अब यहाँ पर टाइप्स ऑफ सपोजिटरी। अब सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आ गया है, क्योंकि टाइप्स ऑफ सपोजिटरी से जनरली क्वेश्चंस आपके पूछे ही जाते हैं। तो टाइप्स ऑफ सपोजिटरी बेसिस की बात करते हैं। सबसे पहले दिया है क्या, सपोजिटरी बेस, उसके बाद दिया हुआ है उसका एग्जाम्पल। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है। आपका जो सपोजिटरी है, यहाँ पर 3 कैटेगरी आपको देखने को मिलती है, ऑलिजीनियस बेस, सेकेंड दिया हुआ है एक्वस बेस, और थर्ड दिया है इमल्सिफिकेशन यानी कि इमल्सिफाइंग बेस। 3 कैटेगरी है। ऑलिजीनियस का मतलब यहाँ पर क्या बात हो रही है, फैट की बात हो रही है, तो फैटी बेसिस की अगर बात होगी यानी कि ऑलिजीनियस बेसिस की बात होगी। एक्वस बेस का मतलब यहाँ पर क्या है, वाटर क्वांटिटी प्रेजेंट है, यानी कि वाटर क्वांटिटी यहाँ पर क्या रहेगी, प्रेजेंट रहेगी। नेक्स्ट दिया हुआ है इमल्सिफाइंग बेसिस। तो इमल्सिफाइंग बेसिस में आपके 3 आते हैं, इसको हमें अच्छे से याद करना है, पूछा जाता है। तो आपको याद कैसे रखना है, MWM, बस इसको आपको याद रखना है, MWM से आप इसको याद रख सकते हैं, यानी कि मासा स्टेरिनम, उसके बाद वाइट पिसोल, उसके बाद मैसोपोल। तो ये आपके तीनों ही यूज किए जाते हैं इमल्सिफाइंग बेसिस में आपके सपोजिटरी में। ये क्वेश्चन पूछा भी गया है कॉम्पिटिशन एग्जाम में। अब नेक्स्ट बात करते हैं ऑलिजीनियस फीड। ऑलिजीनियस में सबसे ज़्यादा यूज होने वाला जो बेस है वो क्या है, कोका बटर। कोका बटर जो होता है जनरली ये आपका 4 फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, अल्फा, बीटा, गामा। तो उसी के बारे में अभी हम डिस्कस करेंगे। उसी के बाद आपका थियोब्रोमा ऑयल हो गया, सिंथेटिक फैट्स हो गए, हाइड्रोजनेटेड पाम कर्नेल ऑयल हो गया। तो ये सब किसके एग्जांपल है, यानी कि अगर लास्ट में आपको कहीं ना कहीं ऑयल देखने को मिल जाए तो याद रखिएगा ये किसकी बात हो रही है, ऑलिजीनियस बेसिस की बात हो रही है। क्यों, क्योंकि ऑलिजीनियस बेस का मतलब हो गया फैट्स की बात हो रही है। नेक्स्ट दिया हुआ है एक्वस बेस। एक्वस बेस में क्या है आपका, ग्लिसरीनेटेड जिलेटिन, 14% जिलेटिन होता है। देखिए क्वेश्चन यहाँ से भी पूछा गया था कि ग्लिसरीनेटेड जिलेटिन क्या होता है। तो ग्लिसरीनेटेड जिलेटिन मतलब कंपोजिशन पूछा जाता है। कंपोजिशन में याद रखना है 14% तो आपका जिलेटिन होता है, 70% यहाँ पर ग्लिसरीन होता है, और रिमेनिंग जो होता है वो होता है आपका वाटर। तो 14 और 70 का रेशियो आपको अगर निकालें तो 14 और 70% आपका जनरली क्या किया जाता है, जिलेटिन और ग्लिसरीन यूज किया जाता है। आपको इसी को हम क्या बोलते हैं, ग्लिसरीनेटेड जिलेटिन बोलते हैं। नेक्स्ट दिया हुआ है सॉफ्ट ग्लिसरीन, पॉलीइथाइलिन ग्लाइकोल, जिसको हम पैग के नाम से भी जानते हैं, इसी को हम कार्बोवैक्स के नाम से भी जानते हैं, इसी को हम मैक्रोगोल के नाम से भी जानते हैं। ये इंपॉर्टेंट है। तो ये तो हो गई डियर स्टूडेंट एग्जाम्पल की बात। तो एग्जाम्पल आपको अच्छे से याद रखने हैं क्योंकि यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अब बात कर लेते हैं किसके बारे में, सपोजिटरीज बेसिस के बारे में। तो सपोजिटरीज बेसिस में आपके जनरली मेल्टिंग रेंज के अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, बेस को यूज करते हैं। मेल्टिंग रेंज का मतलब देखिए डिफरेंट टाइप की जो मेल्टिंग रेंज होती हैं बेसिस की, उनके अकॉर्डिंग हम बेस को यूज करते हैं पर्टिकुलर कैविटी में किसी भी सपोजिटरी को इंसर्ट कराने के लिए। तो यहाँ पर दिया हुआ है सबसे पहला कोका बटर। कोका बटर के केस में क्या होता है, जो हार्डनेस होती है कोका बटर में वो होती है 2.3। 2.3 क्या होती है, हार्डनेस होती है। मेल्टिंग रेंज होती है 30 से 35, लगभग आपके बॉडी टेम्परेचर के पास होती है आपकी मेल्टिंग रेंज किसकी, कोका बटर की।
तो आई होप कि यहाँ पर आपको कोका बटर का ये इंपॉर्टेंट है, ये कोका बटर जनरली पूछा जाता है। उसके बाद दिया हुआ है पैग 4000। तो पैग 4000 का जो हार्डनेस है वो है 2.8 kg, और वहीं हम बात करें मेल्टिंग रेंज की तो 35 से 45 क्या है यहाँ पर आपका रेंज है। नेक्स्ट दिया हुआ है पैग 6000। पैग 6000 की जो हार्डनेस होती है वो 2.6 होती है, और मेल्टिंग रेंज होती है 33 से 43। अब इसको याद कैसे रखेंगे, एक सिंपल सा एक तरीका बता देता हूँ, आप इसको इजीली याद रख सकते हो। कॉन्सेप्ट अगर वहां पर सही लग गया तो आप डेफिनेटली क्वेश्चन को सही कर देंगे। कैसे, देखिए पैग 4000 दिया हुआ है, पैग 4000 में यानी कि 4000 और 6000 में कितने का गैप है, 2 का गैप है। तो जहां पर सबसे 2 कम है, 2 का गैप मतलब 2000 की बात नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ 2 की बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पर 2 कम है, यहाँ पर 2 ज्यादा है, ये आपका क्या है ज्यादा है, और यहाँ पर क्या है कम है। तो जिसमें आपका 2 कम है उसमें 2 वैल्यू ज्यादा आएगी, याद रखिएगा। 2 वैल्यू कैसे ज्यादा आएगी, इसमें 2.6 है, इसमें 2.8 है, यहाँ पर 2 वैल्यू ज्यादा है, यहाँ पर 35 से 45 है, यहाँ पर 33 से 43, यहाँ पर भी 2 की वैल्यू ज्यादा है। लेकिन यहाँ पर 2 ऑलरेडी ज्यादा है तो यहाँ पर 2 की वैल्यू कम होगी। यानी कि अब ये सर क्या है, कंफ्यूज कर रहे हैं बहुत ज्यादा। देखिए इससे कैसे सॉल्व कर सकते हैं, मान लीजिए आपसे क्वेश्चन पूछा गया पैग 6000 से, तो पैग 6000 से अगर क्वेश्चन पूछा गया और पैग 4000 आपको देखने को नहीं मिल रहा है, आपको आइडिया लगाना है कि 2.8 होगा या 2.6 होगा। देखिए मोस्टली रेंज में कंफ्यूजन होती है, सिमिलर रेंज में कंफ्यूजन होती है, बहुत ज़्यादा रेंज दी होती है तो कंफ्यूजन नहीं होती है। अगर आपके पास 4 क्वेश्चन दिए हुए हैं और 4 क्वेश्चंस में से आपको 2 में तो बिल्कुल डाउट नहीं होगा, 2 इतने ज़्यादा डाउटफुल होते हैं कि कौन सा वाला टिक करें, पहला या दूसरा या चौथा या पांचवा। तो इस तरीके से यहाँ पर कंफ्यूजन कैसे दूर कर सकते हो, अगर 6000 दिया होगा वहाँ पर तो 2 रेंज है 2.8 अब 2.6। अब आप कंफ्यूज हो रहे हैं कि 2.8 पे टिक करें या फिर 2.6 पे टिक करें, तो कॉन्सेप्ट याद आ जाएगा कि सर ने बताया था 6000 आपका क्या होता है, ज़्यादा होता है, 2 वैल्यू ज़्यादा होती है, यानी कि इसकी जो रेंज होगी वो 2 वैल्यू कम होगी, और इसमें क्या होता है 2 वैल्यू कम होता है, इसीलिए इसकी जो वैल्यू होगी वो ज़्यादा होगी। तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। आपको पता है 28 और 26 2 वैल्यू कम है, यानी कि इसकी आंसर ये हो जाएगा। यहाँ पर मेल्टिंग रेंज पूछेगा तो 33 और 43 हो जाएगा। तो आई होप कि सिर्फ देखिए पढ़ना इंपॉर्टेंट नहीं है, आप उसको कैसे अप्लाई कर रहे हो, आप उसको कैसे याद रख रहे हो हमेशा के लिए, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। सारी चीज़ें आपको पता है ये तो ठीक है, लेकिन आप उसको सॉल्व कर पा रहे हैं नहीं कर पा रहे हैं वो भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट दिया हुआ है ग्लिसरोजिलेटिन। नेक्स्ट दिया हुआ है ग्लिसरोजिलेटिन, यानी कि इसका जो हार्डनेस होता है वो होता है 2.2, और जो मेल्टिंग रेंज होती है वो 31 से 37 होती है। ऑलमोस्ट आपका किस में होता है, ये जनरली बॉडी टेम्परेचर पर मेल्ट होता है। तो ये थे डियर स्टूडेंट क्या इंपॉर्टेंट बेसिस किसके बारे में, आपके जनरली सपोजिटरी बेसिस के बारे में। नेक्स्ट बात कर लेते हैं आगे, अब बात कर लेते हैं कोका बटर की। तो कोका बटर में आपके बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट पूछे जाते हैं। देखिए मोस्टली अगर आपसे पूछा जाए कि कोका बटर आपका जनरली जो है वो किस टेम्परेचर पर मेल्ट होता है, तो आपको याद रखना है 30 से आपका ये कितने पे होता है, 30 से 35 सेल्सियस पर ये जनरली आपका मेल्ट होता है। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट पूछा जा सकता है कि कोका बटर कितने फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। तीसरा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कोका बटर का जो फॉर्म है कौन सा वाला फॉर्म जनरली आपका मोर स्टेबल होता है। तो वो सारी चीजें हम कवर करेंगे इस वीडियो में, लास्ट तक बने रहें। चलिए देख लेते हैं। फर्स्ट दिया है कोका बटर, तो मोस्ट वाइडली यूज्ड सपोजिटरी बेस, सबसे ज्यादा सबसे वाइडली यूज किया जाने वाला जो बेस है वो क्या है, कोका बटर। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है यहाँ पर, मेल्टिंग पॉइंट क्या था इसका, 30 से 35 सेल्सियस, यानी कि 30 से 35 सेल्सियस के बीच में जनरली ये आपका मेल्ट हो जाता है। उसके बाद आयोडीन वैल्यू क्या थी यहाँ पर, आयोडीन वैल्यू है 34 से 38, ये क्या है इसकी आयोडीन वैल्यू है। एसिड वैल्यू नॉट मोर देन 4, यानी कि एसिड वैल्यू मोर देन 4 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, स्पेसिफिक आपको पता होना चाहिए। उसके बाद कोका बटर एग्जिबिट पॉलीमॉर्फिज्म, कौन कौन से पॉलीमॉर्फिज्म एग्जिबिट करता है, देखिए यहाँ पर ये 4 फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। फर्स्ट होता है अल्फा, सेकंड होता है बीटा, उसके बाद होता है बीटा डैश, और लास्ट होता है गामा। यानी कि कोका बटर के 4 फॉर्म एग्जिस्ट करते हैं, अल्फा कोका बटर, बीटा कोका बटर, बीटा डैश कोका बटर और गामा कोका बटर, 4 फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। ये क्वेश्चन कंपटीशन एग्जाम में पूछा गया है। उसके बाद ऑल द 4 फॉर्म आर अनस्टेबल एंड आर कन्वर्टेड टू स्टेबल फॉर्म ओवर अ पीरियड ऑफ सेवरल डेज,
यानी कि ये चारों के चारों फॉर्म कैसे होते हैं, अनस्टेबल होते हैं। लेकिन सर आप तो बोल रहे थे इनमें से एक फॉर्म होता है जो बहुत ज़्यादा स्टेबल होता है, तो जी हाँ बिल्कुल याद रखेंगे, अभी हम कवर करेंगे उस फॉर्म को। तो यहाँ पर याद रखिएगा जो आपका कोका बटर होता है ये कुछ बाद आपके कुछ समय बाद जनरली सेवरल डेज बाद क्या हो जाते हैं, स्टेबल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं। बेसिकली ये कैसे होते हैं, अनस्टेबल होते हैं। तो ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है। नेक्स्ट दिया हुआ है फॉर्मेशन ऑफ अनस्टेबल फॉर्म कैन बी अवॉइडेड बाय, यानी कि जो आपका अनस्टेबल फॉर्म होता है उसको कैसे अवॉइड किया जा सकता है उसको समझते हैं। तो सॉलिडिफाइड मास इज मेल्टेड टू टेम्परेचर 28 से 32 सेल्सियस फॉर आवर्स, यानी कि अगर हम क्या करें सॉलिड मास को हम मेल्ट करा दें 28 से 32 सेल्सियस पर आपके घंटे के लिए यानी कि हावर्स के लिए, तो आपका ये क्या हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा। दूसरा हम क्या कर सकते हैं, ऐड स्मॉल अमाउंट ऑफ स्टेबल क्रिस्टल्स टू मेल्टेड कोका बटर प्रोसेस कॉल्ड एज सीडिंग, यानी कि ये इंपॉर्टेंट है। सीडिंग क्या होती है, सीडिंग का मतलब होता है अगर हम क्या करें क्रिस्टल फॉर्म को किससे ऐड करा दें, कोका बटर में हम मेल्ट करके उसमें ऐड करा दें, तो इसी को हम बोलते हैं शीडिंग बोलते हैं, जिससे ये क्या हो जाता है, स्टेबल हो जाता है। तो दो प्रोसेसर थे यहाँ पर इसको स्टेबल बनाने के लिए। अब बात कर लेते हैं पॉलीमॉर्फिज्म की, यानी कि कौन कौन से फॉर्म में ये एग्जिस्ट करता है उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा सा। देखिए यहां पर बात करें डिफरेंट पॉलीमॉर्फस फॉर्म ऑफ कोका बटर, चार फॉर्म हमने देखे थे, अल्फा, बीटा, बीटा डैश और गामा। सबसे पहला दिया हुआ है अल्फा फॉर्म। अल्फा फॉर्म का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो होता है 24, यानी कि 24 आपका क्या है, मेल्टिंग पॉइंट है अल्फा का। उसके बाद ऑब्टेन्ड बाय सडनली कूलिंग मेल्ट कोका बटर, जैसे ही आप कोका बटर को क्या करते हैं, कूल्ड करते हैं, वैसे ही आपका अल्फा फॉर्म क्या हो जाता है, ऑब्टेन हो जाता है। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां से ऐसे भी पूछा जा सकता है कि आपका ऑब्टेन्ड बाय सडनली कूलिंग मेल्टेड कोका बटर विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म विल बी ऑब्टेन। तो याद रखिएगा यहाँ पर अल्फा फॉर्म क्या होगा, ऑब्टेन होगा। सपोजिटरी से बहुत सारे क्वेश्चंस बनने के चांसेस हो सकते हैं, एकदम से पॉइंट टू पॉइंट क्वेश्चंस बनते हैं। दूसरा दिया हुआ है बीटा डैश फॉर्म। देखिए बीटा डैश में क्या होता है, 28 से 31, ये आपका क्रिस्टलाइज आउट फ्रॉम लिक्विडिफाइड कोका बटर ऑन स्टायरिंग एट 18 से 23 सेल्सियस, यानी कि जब हम इसको क्या करते हैं, स्ट्रायर करते हैं 18 से 23 सेल्सियस पर, तो हमें जो कोका बटर का फॉर्म मिलता है उसको हम बोलते हैं बीटा डैश फॉर्म। नेक्स्ट दिया हुआ है बीटा फॉर्म। बीटा फॉर्म आपका मोस्ट स्टेबल फॉर्म होता है कोका बटर का। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म ऑफ कोका बटर इज मोस्ट स्टेबल। तो मैं आपको पॉइंट टू पॉइंट कंपटीशन के हिसाब से भी आपको बताता चल रहा हूं कि कहां कहां से क्वेश्चंस ज्यादा बन चुके हैं। तो ये आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होने वाला है, पूरा लेक्चर लास्ट तक बने रहे। तो 34 से 35 आपका क्या होता है, मेल्टिंग पॉइंट होता है। याद करिए हमने पढ़ा था कोका बटर का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो 30 से 35 होता है, यानी कि मोस्टली जो हम यूज करते हैं वो क्या होता है, बीटा फॉर्म होता है। तो मोस्ट स्टेबल फ्रॉम फॉर मेकिंग सपोजिटरी, यानी कि आपके सपोजिटरी को बनाने के लिए सबसे अच्छा, सबसे मोस्ट स्टेबल जो फॉर्म है वो कौन सा है, बीटा फॉर्म है। नेक्स्ट दिया हुआ है गामा फॉर्म। गामा फॉर्म का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है ये सबसे कम होता है, ऑब्टेन्ड बाय रैपिड कूलिंग टू लिक्विडिफाइड कोका बटर एट रेफ्रिजरेशन टेम्परेचर, यानी कि हम जैसे ही इसको क्या करें, लिक्विडिफाइड कर दें, कूलिंग करने के बाद इसको लिक्विडिफाइड कर दें और रेफ्रिजरेशन टेम्परेचर पर इसको हम क्या करा दें, आपका अकर करा दें, तो क्या मिल जाएगा हमको, गामा फॉर्म मिल जाएगा। कितने टेम्परेचर पर, 18 मेल्टिंग पॉइंट पे आ जाएगा आपका 18। तो आई होप यहां तक आपको क्लियर हो गया होगा। अब बात करते हैं सरफेक्टेंट एंड एंटीऑक्सीडेंट यूज्ड इन सपोजिटरी, यानी कि कौन कौन से सरफेक्टेंट्स होते हैं और कौन कौन से एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जो कि सपोजिटरी में क्या किए जाते हैं, यूज किए जाते हैं। सबसे पहले दिया हुआ है सरफेक्टेंट, उसके बाद दिया हुआ है एंटीऑक्सीडेंट। सरफेक्टेंट क्या होते हैं इसको समझते हैं। सरफेक्टेंट क्या करते हैं, दो आपके इमिसिबल लिक्विड के बीच में जो इंटरफेशियल टेंशन आपको देखने को मिलता है, जो इंटरफेशियल टेंशन लगता है उसको ये क्या करते हैं, रिड्यूस करते हैं। सिंपल सा आपका कॉन्सेप्ट है, आप इस कॉन्सेप्ट को याद रखिएगा। तो ये क्या करते हैं, दो सरफेक्टेंट क्या करता है, दो आपके इमिसिबल लिक्विड के बीच में जो आपका इंटरफेशियल टेंशन लगता है उसी को ये क्या करते हैं, कम करते हैं। चलिए तो कौन कौन से एग्जाम्पल होते हैं, पॉलीऑक्सी इथाइलिन सॉर्बिटेन फैटी एसिड एस्टर। इतना बड़ा नाम है, बहुत सिंपल सा नाम है, ट्विन। याद क्या रखना है, सिर्फ ट्विन याद रखना है, आपको पूरा नेम याद हो गया।
ट्विन में आपका क्या क्या आता है, पॉलीऑक्सीथाइलिन सॉर्बिटेन फैटी एसिड ईस्टर, इसका पूरा नाम होता है, इसी को आपको याद रखना है ट्विन के नाम से। एक होता है सॉर्बिटेन फैटी एसिड ईस्टर, ये था पॉलीइथाइलिन सॉर्बिटॉन और ये है सॉर्बिटॉन। तो सॉर्बिटॉन को बोलते हैं स्पैम और आपका सॉर्बिटॉन को बोलते हैं स्पैन, और जो आपका पॉलीऑक्सी एसिटाइल है उसको हम बोलते हैं ट्विन। तो ट्विन और स्पैन दोनों ही आपके सरफेक्टेंट होते हैं, यूज किए जाते हैं आपके सपोजिटरी में। नेक्स्ट दिया हुआ है पॉलीऑक्सीथाइलिन स्टीरेट, तो इसको हम बोलते हैं मिर्च। तो मिर्च के नाम से जनरली इसको जाना जाता है। तीन आपको याद रखने हैं, स्पैन, उसके बाद आपको ट्विन और उसके बाद मिर्च। तो मिर्च, स्पैन और ट्विन, आपको तीन आपको फॉर्म याद रखने हैं किसके, सरफेक्टेंट के, जो कि यूज किए जाते हैं किसमें, सपोजिटरी में। नेक्स्ट दिया हुआ है एंटीऑक्सीडेंट। एंटीऑक्सीडेंट में आता है BHT, उसके बाद प्रोपाइल गैलेट, उसके बाद टोकोफेरॉल, एस्कॉर्बिक एसिड और सीसेम ऑयल। ये किस में आते हैं, एंटीऑक्सीडेंट में आते हैं। एंटीऑक्सीडेंट क्या करते हैं, यानी कि ऑक्सीडेशन के अगेंस्ट वर्क करते हैं, यानी कि ऑक्सीडेशन होने से बचाते हैं। तो ऑक्सीडेशन को प्रिवेंट करते हैं, इसीलिए इनको हम बोलते हैं एंटीऑक्सीडेंट। कौन कौन से, टोकोफेरॉल आपको पता होगा, टोकोफेरॉल किसको बोलते हैं, विटामिन ई को हम क्या बोलते हैं, टोकोफेरॉल के नाम से जानते हैं। एस्कॉर्बिक एसिड यानी कि विटामिन सी की बात हो रही है, दोनों ही आपके क्या है, एंटीऑक्सीडेंट वर्क करते हैं, जो कि सपोजिटरी में यूज भी किए जाते हैं। तो आई होप कि यहां से आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट बहुत सारे मिले होंगे। अब बात कर लेते हैं किसके बारे में, फैक्टर्स अफेक्टिंग ड्रग एब्जॉर्प्शन फ्रॉम रेक्टल सपोजिटरीज, यानी कि कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं जब हम रेक्टली क्या करते हैं, सपोजिटरी को यूज करते हैं। तो उसके बारे में यहाँ पर दिया हुआ है। सबसे पहला दिया हुआ है फिजियोलॉजिकल फैक्टर, उसके बाद दिया है आपका फिजियोकेमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ड्रग। तो फिजियोलॉजिकल फैक्टर क्या है उसको समझते हैं। फिजियोलॉजिकल में है सबसे पहले पीएच ऑफ रेक्टल म्यूकोसा, यानी कि जो रेक्टल म्यूकोसा है उसका जो पीएच है वो आपका यहाँ पर क्या करता है, आपका यहाँ पर एक फैक्टर है जो कि आपका अफेक्ट करता है किसके, एब्जॉर्प्शन ऑफ रेक्टल सपोजिटरी को। यानी कि पीएच में अगर चेंज आ जाएगा, पीएच में अगर क्या आ जाएगा, डिफरेंस आ जाएगा, तो कहीं ना कहीं एब्जॉर्प्शन में वेरिएशन आएगा, एक पॉइंट। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, सर्कुलेशन रूट। सर्कुलेशन रूट यानी कि जिस पर्टिकुलर सर्कुलेशन रूट से हम क्या कर रहे हैं, उसको हमारे बॉडी में इंसर्ट करा रहे हैं, यानी कि जो सर्कुलेशन रूट है वो भी हमारे एब्जॉर्प्शन में क्या करता है, इम्पैक्ट करता है। तो ये दो फैक्टर्स होते हैं जो कि आपके इम्पैक्ट करते हैं, जिनको हम फिजियोलॉजिकल फैक्टर के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट दिया हुआ है फिजियोकेमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ड्रग। तो कौन कौन सी फिजियोकेमिकल आपकी कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं ड्रग की, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। लिपिड, H2O पार्टीशन कोफिशिएंट्स फेवर फैट सॉल्युबिलिटी एंड ड्रग रिलीज स्लोली, यानी कि जो लिपिड और वाटर का पार्टीशन कोफिशिएंट है वो आपका क्या करता है, यहाँ पर फेवर करता है फैट की सॉल्युबिलिटी में, लेकिन इसमें क्या होता है, जो ड्रग होता है उसका जो रिलीज होता है वो क्या हो जाता है, स्लो हो जाता है। ये आपका एक फैक्टर है जो कि आपका अफेक्ट करता है किसको, एब्जॉर्प्शन को। दूसरा दिया हुआ है रेट लिमिटिंग स्टेप इन ड्रग एब्जॉर्प्शन फ्रॉम सपोजिटरीज इज द पार्टीशनिंग ऑफ डिसॉल्व्ड ड्रग फ्रॉम द मेल्टेड बेस, यानी कि जो आपका जनरली सपोजिटरी है उसमें रेट लिमिटिंग स्टेप क्या है, ड्रग एब्जॉर्प्शन आपका क्या है, एक तरीके का यहाँ पर इन ड्रग एब्जॉर्प्शन में सपोजिटरी इज द पार्टीशनिंग ऑफ डिसॉल्व ड्रग, यानी कि ये क्या है, आपकी एक पार्टीशनिंग होती है डिसॉल्व ड्रग की, जो कि क्या है, रेट लिमिटिंग स्टेप है किसके लिए, ड्रग एब्जॉर्प्शन के लिए। उसके बाद दिया हुआ है पार्टिकल साइज मोर, यानी कि पार्टिकल साइज मोर का मतलब डिक्रीज एब्जॉर्प्शन, स्मॉलर पार्टिकल साइज विल बी हैव अ ग्रेट रेट ऑफ डिसोल्यूशन, यानी कि अगर पार्टिकल साइज क्या होगा, कम होगा तो उसका एब्जॉर्प्शन रेट ज्यादा होगा, लेकिन पार्टिकल साइज ज्यादा होगा तो एब्जॉर्प्शन रेट कम होगा। क्लियर लिखा हुआ है कैसे, देखिए पार्टिकल साइज मोर यानी कि अगर पार्टिकल साइज ज्यादा तो डिक्रीज एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। स्मॉलर पार्टिकल साइज विल हैव अ ग्रेट रेट ऑफ डिसोल्यूशन, यानी कि छोटे पार्टिकल्स में क्या होता है, जो डिसोल्यूशन होता है रेट वो ज्यादा हो जाता है। कैसे हो जाता है, क्यों, क्योंकि उसका कारण ये होता है कि जो छोटे पार्टिकल्स होते हैं उनका जो सरफेस एरिया होता है वो ज्यादा होता है। मोर सरफेस एरिया, डिसोल्यूशन रेट ज्यादा हो जाएगा।
कम होगा सरफेस एरिया तो डिसोल्यूशन कम हो जाएगा। ये डिपेंड करता है पार्टिकल साइज पर। बड़े पार्टिकल साइज का सरफेस एरिया आपका कम होता है, छोटे पार्टिकल्स का जो आपका सरफेस एरिया होता है वो ज़्यादा होता है। इसीलिए ये भी आपका क्या करता है, इम्पैक्ट करता है किस पे, ड्रग एब्जॉर्प्शन पे। तो आई होप कि यहाँ पर फिजियोलॉजिकल और फिजियोकेमिकल दोनों ही आपको फैक्टर समझ में आए होंगे। नेक्स्ट दिया हुआ है प्रेजेंस ऑफ सर्फेक्टेंट इंक्रीज नाई डिक्रीज फिनॉल, यानी कि जो आपका सर्फेक्टेंट है जिसमें आपके NaI हो गया और आपका फिनॉल हो गया, तो अगर हम NaI को मिलाते हैं तो क्या होगा, आपका जनरली इंक्रीज हो जाएगा एब्जॉर्प्शन रेट, और फिनॉल को अगर मिलाते हैं तो डिक्रीज हो जाएगा। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट बात करते हैं किसके बारे में, फिजियो को केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बेस एंड एडजुवेंट। अब बात करते हैं बेस एंड एडजुवेंट की, जो हम दोनों क्या करते हैं सपोजिटरी के टाइम पर यूज करते हैं। सबसे पहला दिया हुआ है रिलीज ऑफ ड्रग, आपका किस पर डिपेंड करता है, यहाँ पर क्रॉस लिंकिंग जो होती है, क्रॉस लिंकिंग के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है रिलीज ऑफ ड्रग, यानी कि क्रॉस लिंकिंग जितनी ज़्यादा होगी उतना ही रिलीज ऑफ ड्रग क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। रेट ऑफ ड्रग ज़्यादा होने के लिए क्या कम होना चाहिए, क्रॉस लिंकिंग कम होनी चाहिए, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। दूसरा क्या है विस्कोसिटी, तो विस्कोसिटी के भी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है रिलीज ऑफ ड्रग। कैसे, यानी कि अगर किसी भी कंपाउंड की सपोजिटरी की, रेक्टल सपोजिटरी की विस्कोसिटी ज़्यादा होगी तो क्या होगा, रिलीज ऑफ ड्रग क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। मेल्टिंग के टाइम पर आपका क्या होना चाहिए, जो विस्कोसिटी होना चाहिए वो कम होना चाहिए, जिससे रिलीज ऑफ ड्रग ज़्यादा अच्छे से हो पाएगा। तो ये भी आपके फैक्टर हैं जो क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं। तो आई होप कि यहाँ तक सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अब बात कर लेते हैं प्रिपरेशन ऑफ सपोजिटरी, यानी कि किस तरीके से सपोजिटरी को बनाया जाता है, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। लास्ट में बस चल रहे हैं हम लोग, सारी चीज़ें कवर कर लेंगे इसमें भी। चलिए देख लेते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले दिया हुआ है क्या, प्रिपरेशन ऑफ सपोजिटरी में हैंड मोल्डिंग। देखिए ये पूछा जाता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग मैथड इज यूज फॉर प्रिपरेशन ऑफ सपोजिटरी, तो याद रखना है हैंड मोल्डिंग मैथड जो होता है वो सपोजिटरी को बनाने के लिए पहले के टाइम पर यूज किया जाता था। अब हम इसका ज़्यादा यूज नहीं करते, मोस्टली हम अब इसका यूज करते ही नहीं है, क्योंकि कोई भी हम अब जो सपोजिटरी बनाते हैं वो हैंड से मोल्ड करके नहीं बनाते हैं। अब हम बनाते हैं सीधा मोल्ड मशीन से, आपके इंस्ट्रूमेंट है कंप्रेशन मशीन से, उनसे हम सीधा डायरेक्टली उसको बनाते हैं। तो सबसे पहले इसको यूज करते थे, इसीलिए इंपॉर्टेंट है, इसको भी समझ लेते हैं। दिस इज द ओल्डेस्ट एंड सिंपलेस्ट मेथड ऑफ प्रिपेयरिंग सपोजिटरी, अ स्किल्ड पर्सन इज रिक्वायर्ड फॉर दिस प्रिपरेशन ऑफ सपोजिटरी। यानी कि ये क्या है, हमारा ओल्डेस्ट मेथड है। अगर आपसे कभी पूछा जाए विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज ओल्डेस्ट मेथड ऑफ सपोजिटरी प्रिपरेशन, तो याद रखिएगा हैंड मोल्डिंग। हैंड मोल्डिंग नाम से ही समझ में आ रहा है कि हाथ से क्या कर रहे हैं, मोल्ड कर रहे हैं, तो डेफिनेटली ये पुराना मेथड है, अब तो हम मशीन से यूज करते हैं, इसीलिए इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे ये आपकी जो डिफरेंट डिफरेंट टाइप की आपको सपोजिटरी बन रही है, यहाँ पर दिख रही है, ये सब हाथ से मोल्ड करके क्या की जाती थी, बनाई जाती थी। इनमें बहुत ज़्यादा स्पेसिफिकेशन नहीं हो पाता था, स्पेसिफाइड सेब नहीं बन पाता था, लेकिन पहले के टाइम पर मशीन नहीं थी तो यूज की जाती थी। नेक्स्ट क्या हुआ फिर, प्रोसेस फॉर प्रिपेयरिंग ऑफ सपोजिटरीज इज एज फॉलोज, यानी कि कैसे हम इसको बनाते हैं सपोजिटरी के, उसका जो भी प्रोसेस है उसको समझ लेते हैं। यहाँ पर दिया हुआ है मिक्स्ड मेजर क्वांटिटी ऑफ मेडिसिनल सब्सटेंस, क्या करते हैं जो मेडिसिनल सब्सटेंसेस हैं उनको हम मिक्स करते हैं विथ सफिशिएंट क्वांटिटी ऑफ थियोब्रोमा ऑयल। थियोब्रोमा ऑयल याद करिए कहाँ पर पढ़ा था हमने, अभी जो हमने बेस पढ़े थे ऑलिजीनियस बेस में आता है आपका क्या, थियोब्रोमा ऑयल। कोका बटर किस में आता है, आपका ऑलिजीनियस बेस में आता है। फिर क्या करते हैं, ट्राइचुरेट एंड सॉफ्टन विद डाइल्यूट अल्कोहल एंड रब अंटिल अ स्मूथ पेस्ट इज फॉर्म्ड, यानी कि क्या करेंगे, इंग्रेडिएंट को लेंगे। ऐसे समझिए मैंने क्या किया, इंग्रेडिएंट लिया, इंग्रेडिएंट लेने के बाद थियोब्रोमा ऑयल को मिलाया, थियोब्रोमा ऑयल को मिलाने के बाद डाइल्यूट अल्कोहल लिया और उसको मैंने क्या किया, ट्राइचुरेट किया। तब तक ट्राइचुरेट किया जब तक वो वहाँ पर एक स्मूथ पेस्ट देखने को ना मिल जाए। तो इसको हम ऐसे यहाँ पर क्या कर लेते हैं, पेस्ट फॉर्म में बना लेते हैं। उसके बाद एड रिमेनिंग क्वांटिटी ऑफ थियोब्रोमा ऑयल, क्या करते हैं, थियोब्रोमा ऑयल की फिर रिमेनिंग जो क्वांटिटी होती है उसको हम ऐड करते हैं। व्हेन द मास बिकम प्लास्टिक बाय वाइगरस नीडिंग ऑफ द पेस्टल
क्विकली रिमूव फ्रॉम द मॉर्टल विथ स्पैचुला, यानी कि यहाँ पर हम क्या करते हैं, उसको गूंथते हैं। नीडिंग का मतलब क्या होता है, गूंथना, जैसे आटा गूंथते हैं ना, वैसे ही उसको गूंथने की बात हो रही है, मतलब उसको नीड करने की बात हो रही है। नीड करने के बाद जैसे ही वो आपका प्रॉपर तरीके से वो शेप में आ जाता है, उसके बाद उसको हम क्या करते हैं, स्पैचुला से वहां से मोटर से निकाल देते हैं। उसके बाद ट्रांसफर विद स्पैचुला टू अ पीस ऑफ फिल्टर पेपर एंड कीप इन हैंड ड्यूरिंग द नीडिंग एंड रोलिंग प्रोसीजर, यानी कि हम फिर इसको फिल्टर पेपर पे रखते हैं। फिल्टर पेपर पे रखने के बाद हाथ से उसको हम क्या करते हैं, फिर प्रॉपर तरीके से मोल्ड करते हैं, और मोल्ड करने के बाद उसको एक स्पेसिफिक साइज में जिस टाइप की सपोजिटरी आप बनाना चाहते हैं, उस टाइप की सपोजिटरी का आप शेप देकर उसको बना सकते हैं। नेक्स्ट दिया हुआ है, रोल द मास बाय हैंड्स and immediately place on a pill tile and form a cylindrical suppository cut in piece and a spatula pick in proper container, यानी कि जिस साइज का आपको बनाना है उस साइज में उसको कट कर लो, जिस साइज को आपको उसको बनाना है उस साइज का आप उसको क्या कर सकते हैं, मोल्ड कर सकते हैं, और मोल्ड करने के बाद उसको कट करके उसको किसी कंटेनर में पैक कर सकते हैं। तो ये होता है सिंपल सा मेथड किसका, हैंड मॉडलिंग मेथड, जो कि यूज किया जाता था पहले के टाइम पर। अब हम इसका यूज नहीं करते हैं। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, नेक्स्ट दिया हुआ है कंप्रेशन मोल्डिंग। कंप्रेशन मोल्डिंग क्या होती है, इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। मिक्स्ड थियोब्रोमा ऑयल एंड ड्रग। कंप्रेशन मोल्डिंग में क्या करते हैं, थियोब्रोमा ऑयल को और ड्रग को आपस में क्या करते हैं, मिक्स्ड करते हैं, पहला प्रोसीजर। दूसरा प्रोसीजर क्या है, मिक्सचर इज फोर्स्ड इनटू अ मोल्ड अंडर प्रेशर यूजिंग अ व्हील ऑपरेटेड प्रेस। फिर क्या करते हैं, जो भी मटेरियल को आपने क्या किया है, मिक्स किया है, उसको अंडर प्रेशर, यानी कि उसको हम क्या कर देते हैं, मशीन में अंदर प्रेशर में क्या कर देते हैं, उसको प्रॉपर तरीके से फिल कर देते हैं, रख देते हैं। उसके बाद क्या होता है, मोल्ड इज रिमूव्ड ओपन एंड रिप्लेस्ड। जो मोल्ड होती है उसको हम क्या करते हैं, ओपन करते हैं, उसको रिमूव करके स्मॉल पे, और ऑन लार्ज स्केल कोल्ड कंप्रेशन, इसको हम लार्ज स्केल पर क्या करते हैं, कंप्रेस करते हैं, बनाते हैं। नेक्स्ट दिया हुआ है, मशीन्स आर हाइड्रोकली ऑपरेटेड बाय वाटर जैकेट कूलिंग एंड स्क्रू फीड। इसको हम क्या बनाते हैं, हाइड्रोलिक प्रेशर के थ्रू क्या किया जाता है, इस मशीन को ऑपरेट किया जाता है, जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, जो भी मटेरियल है उसको हम फिल करते हैं, फिल करने के बाद प्रेशर अप्लाई करते हैं, प्रेशर अप्लाई करने के बाद जिस साइज और शेप का हमें चाहिए वो साइज और शेप में हमें ऑब्टेन हो जाता है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, कंप्रेशन मोल्डिंग मशीन बोलते हैं, यानी कि कंप्रेशन करके किसी भी सपोजिटरी को बनाते हैं, मोल्ड करते हैं उसको, उसी को हम बोलते हैं कंप्रेशन मोल्डिंग। नेक्स्ट होता है पोर मोल्डिंग। ये पोर मोल्डिंग बहुत सिंपल है, ये आपने ऑलरेडी देखा भी होगा, क्योंकि कॉलेजेस वगैरह में जनरली हम जो सपोजिटरी बनाते हैं वो किससे बनाते हैं, पोर मोल्डिंग के थ्रू ही बनाते हैं। पोर मोल्डिंग के थ्रू कैसे बनाते हैं, देखिए यहाँ पर क्या होता है, पोर मोल्डिंग मेथड के थ्रू क्या करते हैं हम, ये जो आपका मोल्ड मशीन दिख रही है, आपको मोल्ड इक्विपमेंट दिख रहा है, ये डिफरेंट डिफरेंट साइज और शेप में अवेलेबल होते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, ड्रग इज डिस्पर्स्ड और डिसॉल्व इन मेल्टेड सपोजिटरीज बेस। जो भी ड्रग का आपको क्या बनाना है, सपोजिटरी बनाना है, उसको हम क्या करेंगे, मेल्टेड बेस में उसको डिसॉल्व कर देंगे, डिस्पर्स करा देंगे। उसके बाद क्या करते हैं, पोर द मिक्सचर इनटू सपोजिटरी मोल्ड्स एंड अलाउ कूलिंग इन आइस बाथ। जो भी हमें बनाना था उसको हमने क्या किया, इस मोल्डिंग मशीन में इसको हम क्या कर देंगे, मोल्ड कर देंगे, पोर कर देंगे, इसको फिल कर देंगे, और फिल करने के बाद उसको आइस बाथ में क्या कर देंगे, उसको रख देंगे ठंडा होने के लिए। उसके बाद क्या होगा, फिनिश द सपोजिटरी आर रिमूव्ड बाय ओपनिंग द माउथ। उसके बाद जैसे ही वो आपकी क्या हो जाएगी, कूल हो जाएगी, तो जो हमारा लिक्विड मटेरियल था वो ऑटोमेटिकली कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, सॉलिड फॉर्म में, और जैसे ही वो सॉलिडिफाइड हो जाएगा उसी को हम फिर क्या करेंगे, ओपन करके उसको हम क्या कर लेंगे, निकाल लेंगे। तो वेरियस टाइप्स एंड साइज ऑफ मोल्ड्स आर अवेलेबल फॉर प्रिपरेशन ऑफ सपोजिटरी, यानी कि डिफरेंट डिफरेंट टाइप के डिफरेंट डिफरेंट साइज और शेप में आपके जो मोल्ड्स मशीन होती हैं वो क्या होती हैं, अवेलेबल होती हैं। तो उनके अकॉर्डिंग हम डिफरेंट डिफरेंट टाइप की सपोजिटरीज को बना सकते हैं। नेक्स्ट दिया हुआ है, मोल्ड्स आर मेड ऑफ एल्यूमिनियम एलॉयज, ब्रास ऑफ प्लास्टिक्स एंड आर अवेलेबल विद द फ्रॉम 6 to several hundred कैविटी। यानी कि यहाँ पर आपका जो मोल्ड मशीन होती है वो किसकी बनी होती है, या तो एल्यूमिनियम एलॉय की बनी होती है या फिर ब्रास और प्लास्टिक की बनी होती है। देखिए एल्यूमिनियम एलॉय, एलॉयज मतलब क्या होते हैं, एलॉयज ऐसे मेटल्स होते हैं, ऐसे आपके जनरली
धातु होते हैं जिनमें आपके दो या दो से अधिक कंपोनेंट्स को मिलाकर उसको क्या किया जाता है, बनाया जाता है, उसी को हम एलॉयज बोलते हैं। तो एक टर्म यहाँ पर भी आपकी क्लियर हो गई। इसी को हम क्या बोलते हैं, पोअर मोल्डिंग मेथड। तो आई होप कि पोअर मोल्डिंग मेथड क्या होती है ये आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट बात करते हैं, अब बात कर लेते हैं स्टेबिलिटी प्रॉब्लम इन सपोजिटरी, यानी कि कौन कौन सी स्टेबिलिटी प्रॉब्लम होती हैं सपोजिटरी में, ये भी पूछा जाता है। सबसे पहला दिया हुआ है वाटर। तो वाटर क्या है, सबसे पहले यहां पर दिया है इफ प्रेजेंट में एक्सेलरेटेड ऑक्सीडेशन ऑफ फैट। देखिए ऑक्सीडेशन ऑफ फैट एक तरीके का क्या होता है, जनरली आपका एक फैक्टर होता है जो कि जनरली फैट्स को डिटोरेशन करने के लिए, फैट को खराब करने के लिए जनरली रिस्पॉन्सिबल होता है। तो एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो फैट होता है उसका, फैट में जो आपका ऑक्सीडेशन होता है, आपका उसमें जो भी है ना डिटोरिएशन होता है, उसको प्रिवेंट करने के लिए कौन सा हम जनरली विटामिन यानी कि एंटीऑक्सीडेंट यूज करते हैं। तो मोस्टली वहाँ पर हम टोकोफेरॉल का यूज करते हैं, विटामिन ई को यूज करते हैं इसको प्रिवेंट करने के लिए। तो ये भी आपका क्या है, एक स्टेबिलिटी प्रॉब्लम होता है कि अगर फैट का क्या हो जाए, ऑक्सीडेशन हो जाए, तो वहाँ पर डिटोरिएशन देखने को मिलता है, जिसकी वजह से वहाँ पर स्टेबिलिटी प्रॉब्लम आती है। दूसरा यहाँ पर दिया हुआ है इफ इवेपोरेट कॉज क्रिस्टलाइजेशन। इवेपोरेट कॉज क्रिस्टलाइजेशन का मतलब यहाँ पर क्या है कि जो भी हमारा वाटर है, वो वाटर कंटेंट अगर हमारा वहां से क्या हो जाए, इवेपोरेट हो जाए, तो उसकी वजह से भी यहाँ पर आपका देखने को मिलता है कि ये जो सपोजिटरी है ये क्रिस्टलाइजेशन फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है, यानी क्रिस्टल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है। तो जो कि ईजी नहीं होता है इंसर्ट कराना, पेशेंट को वहां पर इरिटेशन हो सकती है, प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये भी आपका दूसरा कारण है स्टेबिलिटी प्रॉब्लम का। उसके बाद दिया हुआ है इनकम्पेटिबिलिटी। ये तो बात हो गई जनरल वाटर की। अब बात करें इनकम्पेटिबिलिटी की। इनकम्पेटिबिलिटी का मतलब कि जो ड्रग है वो आपके बेस के साथ कंपेटेबल ही नहीं है, तो कहीं ना कहीं वहां पर भी स्टेबिलिटी में क्या आएगा, प्रॉब्लम आएगा। जैसे सिल्वर सॉल्ट, टैनिक एसिड, अमाइनोपायरिन, एस्पिरिन, सल्फोनामाइड्स आर इनकम्पेटेबल विथ पैग बेस। यानी कि ये जो ड्रग्स आपको देखने को मिल रहे हैं, इन ड्रग्स को हम जब पैग बेस के साथ बनाते हैं, पैग बेस किस में आता है, याद करो, पॉलीइथाइलिन ग्लाइकोल किस में आता है, ये आपके एक्वस बेस में आता है। तो आपको इस तरीके से उसको रिकॉल करते रहना है ताकि कोई भी बेस आपको हमेशा याद रहे। तो ये जो पैग है इसमें ऐसा होता है कि पेनिसिलिन के केस में भी क्या होता है कि जब हम कोका बटर के साथ पेनिसिलिन को बनाते हैं तो वो स्टेबल फॉर्म होता है, लेकिन जब हम इसको इस वाले बेस के साथ मिलकर बनाते हैं, पैग के साथ बनाते हैं, तो वो क्या हो जाता है, अनस्टेबल हो जाता है। ये भी आपका क्या है, एक तरीके का इनकम्पेटिबिलिटी स्टेबिलिटी प्रॉब्लम होता है। यानी कि कंपेटिबिलिटी होना ज़रूरी है, पेनिसिलिन जिसके साथ कंपेटेबल होगा उसी के साथ हमें, उसी बेस के साथ हमें क्या करना है, उसको यूज करना है, ये कंपेटिबिलिटी होती है। नेक्स्ट दिया हुआ है विस्कोसिटी। विस्कोसिटी का मतलब यहाँ पर क्या है, इफ लेस सस्पेंडेड मैटर सेटल डाउन रिजल्ट इन नॉन यूनिफॉर्म स्टोरेज प्रॉब्लम। सपोजिटरी के केस में अगर विस्कोसिटी बहुत ज़्यादा कम है, लेस है, उस केस में क्या होगा, जो सपोजिटरी हमारी वो क्या हो जाएगी, नीचे सेटल डाउन हो जाएगी। सेटल डाउन होने की वजह से क्या होगा, जो सपोजिटरी का साइज और शेप है वो बहुत अच्छा नहीं देखने को मिलेगा, जिसकी वजह से जनरली यहाँ पर भी स्टेबिलिटी में प्रॉब्लम आएगी। तो विस्कोसिटी ना ज़्यादा होनी चाहिए ना कम होनी चाहिए, मतलब इतनी होनी चाहिए कि जब भी मटेरियल हमारा कूल हो तो वो बहुत ज़्यादा सेटल डाउन ना हो। नेक्स्ट दिया हुआ है 2% मोनोस्टेरेट यूज्ड टू इंक्रीज विस्कोसिटी। यानी कि 2% मोनोस्टेरेट क्या किया जाता है, यूज्ड किया जाता है आपके इंक्रीज विस्कोसिटी को इंक्रीज करने के लिए। नेक्स्ट दिया हुआ है सिटाइल, स्टेराइल और मैरिस्टाइल अल्कोहल इंक्रीज द कंसिस्टेंसी ऑफ बेसिस। यानी कि जो आपके सिटाइल है, स्टेराइल है, ये क्या करते हैं, ये बेसिस की कंसिस्टेंसी को बढ़ा देते हैं। ये भी आपका क्या है, स्टेबिलिटी का एक जनरली प्रॉब्लम है। तो आई होप कि स्टेबिलिटी प्रॉब्लम्स ऑफ सपोजिटरी में आपको सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे, पूरा सपोजिटरी आपके लिए बेनिफिशियल रहा होगा। नेक्स्ट बात करते हैं, अब बात कर लेते हैं ब्लूमिंग के बारे में। तो ब्लूमिंग क्या होती है, ब्लूमिंग एक कंडीशन होती है, इसको आइडेंटिफाई करते हैं कैसे। देखिए यहाँ पर क्या होता है, ब्लूमिंग में क्या होता है, व्हाइट पाउडर डिपॉजिट एट सरफेस। ब्लूमिंग के केस में व्हाइट पाउडर जो होता है वो आपका सरफेस में डिपॉजिट हो जाता है, इसी को हम ब्लूमिंग बोलते हैं। ये होता कब है, ये होता है अकर्स विद सपोजिटरीज विद कोका बटर। कोका बटर के केस में ये चीज देखने को मिलती है ब्लूमिंग।
मतलब क्या होता है, जब हम कोका बटर को एज ए बेस यूज करते हैं उस कंडीशन में क्या होता है, सरफेस पर आपका व्हाइट पाउडर डिपॉजिट हो जाता है जिसको हम ब्लूमिंग नाम से जानते हैं। तो इसमें जनरली क्या करते हैं, हम कोका बटर को हम अवॉइड करते हैं। नेक्स्ट दिया हुआ है ब्रिटलनेस। ब्रिटलनेस का मतलब क्या होता है, यानी कि सपोजिटरी बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल नहीं होती है, बहुत ज़्यादा इलास्टिक नहीं होती है, यानी कि बहुत जल्दी वो टूट जाती है, क्रैक हो सकती है, उसको वो बोलते हैं ब्रिटलनेस। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सपोजिटरीज मेड फ्रॉम कोका बटर आर क्वाइट इलास्टिक एंड मोर ब्रिटल, यानी कि इसका डिसएडवांटेज भी बहुत ज़्यादा है। देखिए किसका, कोका बटर का। कोका बटर को यूज करके जब हम कोई सपोजिटरी को बनाते हैं तो उस कंडीशन में क्या होता है, ये क्वाइट इलास्टिक होता है और मोर ब्रिटल होता है, यानी कि इसके टूटने के, क्रैक होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो जिसका हम सबसे ज़्यादा यूज कर रहे थे उसके डिसएडवांटेज भी बहुत सारे हैं। उसके बाद बात करते हैं रेंसिडिटी एंड एंटीऑक्सीडेंट। रेंसिडिटी क्या है आपका, रेंसिडिटी ऑफ फैट इज ड्यू टू ऑक्सीडेशन, वही ऑक्सीडेशन की कंडीशन है। मैंने अभी जस्ट बताया भी था कि रेंसिडिटी को प्रिवेंट करने के लिए कौन सा एक्सीडेंट, कौन सा एंटीऑक्सीडेंट यूज किया जाता है आपका, तो याद रखिएगा टोकोफेरोल, जैसे विटामिन ई के नाम से भी जानते हैं, क्वेश्चन ये पूछा जाता है। तो ऑक्सीडेशन भी आपका क्या है, एक तरीके का कारण होता है इनस्टेबिलिटी के लिए। कैलकुलेटेड बाय पर ऑक्साइड वैल्यू, इसको कैसे आपका रेंसिडिटी को जनरली कैसे कैलकुलेट करते हैं, पर ऑक्साइड वैल्यू से उसको हम कैलकुलेट करते हैं। नेक्स्ट दिया हुआ है एग्जाम्पल ऑफ एंटीऑक्सीडेंट। कौन कौन से एग्जाम्पल हैं एंटीऑक्सीडेंट्स के, उसके बारे में बात कर लेते हैं। फर्स्ट दिया हुआ है अल्फा एंड बीटा टोकोफेरोल। टोकोफेरोल क्या है, विटामिन ई होता है, इसकी कमी से होने वाला आपका डिसीज क्या होती है, इनफर्टिलिटी, यानी कि इनफर्टिलिटी देखने को मिलती है। एज ए एंटीऑक्सीडेंट भी यूज किया जाता है। एस्कॉर्बिक एसिड भी आपका एज ए एंटीऑक्सीडेंट यूज किया जाता है। आपके डिफरेंट फॉर्म में ये भी क्या होता है, एग्जिस्ट करता है, अल्फा बीटा गामा। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं किसकी, अल्फा और बीटा टोकोफेरोल की। नेक्स्ट दिया हुआ है गॉसिपॉल प्रेजेंट इन कॉटन सीड ऑयल। जो गॉसिपॉल होता है ये भी पूछा जाता है कि गॉसिपॉल किस में प्रेजेंट होता है, तो याद रखिएगा कॉटन सीड ऑयल में गॉसिपॉल प्रेजेंट होता है। और सीसेमॉल प्रेजेंट इन सीसम ऑयल प्रोपाइल गैलेट, यानी कि सीसम से याद हो जाएगा सीसम ऑयल और गॉसिप से हो जाएगा आपका कॉटन ऑयल, इससे आपको याद रखना है। नेक्स्ट दिया हुआ है गैलिक एसिड, BHA और BST, ये भी क्या है आपके जनरली, ये आपके एक तरीके के एंटीऑक्सीडेंट हैं जो कि यूज किए जाते हैं ऑक्सीडेशन को प्रिवेंट करने के लिए। तो आई होप कि यहां पर भी आपको सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। नेक्स्ट बात करते हैं इवैल्यूएशन ऑफ सपोजिटरी के बारे में। तो इवैल्यूएशन ऑफ सपोजिटरी में सबसे पहला है आपका अपीयरेंस। तो अपीयरेंस तो हम जनरली देख रहे हैं यहाँ पर क्या, कि जो हमारा सपोजिटरी है उसका अपीयरेंस कैसा है, देखने में वो कैसा है, उसके अकॉर्डिंग। सबसे पहला दिया हुआ है द सपोजिटरीज बैन कट लॉन्गिट्यूडनली एंड एग्जामाइन विद द नेक्ड आई, द इंटरनल एंड एक्सटर्नल सरफेस ऑफ सपोजिटरी शुड बी यूनिफॉर्म इन अपीयरेंस। यानी कि अपीयरेंस पे हम क्या देखते हैं, जब भी हम किसी भी सपोजिटरी को लॉन्गिट्यूडनली क्या करते हैं, कट करते हैं, तो वहां पर हम एग्जामाइन करते हैं, क्या देखते हैं, इंटरनली और एक्सटर्नली। कोई वहां पर आपका जो भी आपका मटेरियल है वो यूनिफॉर्मली क्या है, स्प्रेड है, यूनिफॉर्मली वो सपोजिटरी है, ऐसा तो नहीं है कहीं पर आपका बहुत कम हो गया है मटेरियल, कहीं पर बहुत मटेरियल ज़्यादा हो गया है, शेप में कोई चेंज आ गया है, तो वो अपीयरेंस की बात हो रही है, यानी कि उसको हम किस तरीके से उसको अपीयरेंस को आइडेंटिफाई कर रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। उसके बाद compliances with the standard indicates satisfactory subdivision and dispersion of suspended material, यानी कि जो भी हमारा मटेरियल है, जो भी हमारी सपोजिटरी है, वो कंप्लाइंसेस होनी चाहिए प्लस सेटिस्फैक्टरी होनी चाहिए। दैट मीन यानी कि सेटिस्फाइड होनी चाहिए, देखने में थोड़ा सा अच्छा लगना चाहिए। ऐसा नहीं है कि सिर्फ सपोजिटरी तो है लेकिन देखने में कैसी भी लग रही है, ऐसा नहीं। सेटिस्फाइड होनी चाहिए, कंप्लाइंसेस होनी चाहिए पेशेंट के लिए, इजी टू इंसर्ट होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा आपका वहाँ पर प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें हमें उसको कवर करनी है। नेक्स्ट दिया हुआ है सरफेस अपीयरेंस एंड कलर कैन बी वेरीफाइड यूजुअली टू असेस absence of फेसरिंग, absence of pitting, absence of exudations, absence of migrations और एक्टिव इंग्रेडिएंट्स। यानी कि जो जो
सरफेस एरिया है सपोजिटरी का, उसमें हमें देखना है क्या क्या देखना है, यहाँ पर फेस रिंग देखनी है। फेस रिंग हो गया, पिटिंग हो गया, यानी कि वहाँ पर कोई क्रैक नहीं होना चाहिए, वहाँ पर कोई आपका प्रॉपर तरीके से मतलब वो आपका स्मूथ होना चाहिए, एक प्रॉपर शेप और साइज में होना चाहिए। ये सारी चीज़ें क्या है आपके जनरली अपीयरेंस का पार्ट है जो कि रिक्वायर्ड होती है किसकी, सपोजिटरी की इवैल्यूएशन के लिए। नेक्स्ट है यहाँ पर यूनिफॉर्मिटी ऑफ वेट टेस्ट। यूनिफॉर्मिटी ऑफ वेट टेस्ट यानी कि सपोजिटरी का जो वेट होता है वो यूनिफॉर्म इन नेचर होना चाहिए। चलिए देखते हैं। टू परफॉर्म दिस 20 सपोजिटरीज आर वेट्स एंड एवरेज वेट्स इज कैलकुलेटेड। यानी कि जैसे टैबलेट का हम वेट निकालते हैं, सेम यहाँ पर क्या करते हैं, यहाँ पर हम सपोजिटरी लेते हैं, उन सपोजिटरी को हम क्या करते हैं, वेट करते हैं, और वेट करने के बाद सबसे पहले इंडिविजुअली वेट निकालते हैं, फिर उसके साथ साथ सारी सपोजिटरी को पहले हम वेट निकालते हैं, उसको फिर टोटल करके उसका एवरेज वेट निकालते हैं, और वो एवरेज वेट क्या है, देन ईच सपोजिटरी इज वेट इंडिविजुअली एंड वेट नोटेड। सबसे पहले हम क्या करते हैं, 20 सपोजिटरी को वेट करते हैं, उसके बाद इंडिविजुअली सपोजिटरी को वेट करते हैं, उस डेटा को पूरा क्या करते हैं हम प्लस करके उसका एवरेज वेट निकालते हैं, और उस एवरेज वेट से क्या करते हैं हम आइडेंटिफाई करते हैं नो सपोजिटरी शुड बी डेविएट फ्रॉम द एवरेज वेट बाय मोर 5% एक्सेप्ट दैट 2 शुड नॉट डेविएट बाय मोर देन 7.5%। यानी कि जो एवरेज वेट है, वो जो एवरेज वेट है उस वेट से फिर सारी सपोजिटरीज को हम क्या करते हैं, डेविएट करते हैं। कैसे, अगर इंडिविजुअली है तो 5% से ज़्यादा डिफरेंस नहीं होना चाहिए, ना कम होना चाहिए ना ज़्यादा होना चाहिए। दो सपोजिटरी का मिनिमम 7.5% से ना तो कम होना चाहिए ना ही ज़्यादा होना चाहिए। इस तरीके से हम वेट को क्या करते हैं, कैलकुलेट करते हैं यहाँ पर सपोजिटरी के केस में। नेक्स्ट दिया हुआ है the weight variation may result if some cavity are underfilled and other are overfilled। इसमें क्या दिया जाता है जनरली, यहाँ पर देखते हैं कि जो हम सपोजिटरी को बना रहे हैं, जो मोल्ड हम यूज कर रहे हैं, उसमें किसी में बहुत ज़्यादा सपोजिटरी मटेरियल फिल्ड हो गया है, किसी में बहुत कम सपोजिटरी मटेरियल कम हो उसमें फिल्ड हो गया है। तो इसके अकॉर्डिंग भी हमें उसको क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है, ना तो बहुत ज़्यादा होना चाहिए ना ही बहुत कम होना चाहिए, ये डिपेंड करता है। नेक्स्ट दिया हुआ है मेल्टिंग रेंज टेस्ट। मेल्टिंग रेंज टेस्ट क्या होती है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है, क्योंकि हमें सपोजिटरी को पर्टिकुलर बॉडी कैविटी में क्या कराना होता है, इंसर्ट कराना होता है, और जिस पर्टिकुलर कैविटी में आप इंसर्ट करा रहे हैं वहां पर जाके सपोजिटरी क्या होगी, मेल्ट होगी। अगर वो प्रॉपर मेल्ट नहीं होगी तो फिर वहां पर प्रॉब्लम हो सकता है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, दिस टेस्ट इज ऑल्सो कॉल्ड द मैक्रो मेल्टिंग रेंज टेस्ट। इसको मैक्रो मेल्टिंग रेंज टेस्ट के नाम से भी जाना जाता है, एंड इज अ मेजर ऑफ द टाइम इट टेक फॉर एंटायर सपोजिटरी टू मेल्ट। देखिए मैक्रो मेल्टिंग रेंज टेस्ट क्या होता है आपका, जनरली ये टेस्ट होता है जिसमें हम टाइम ड्यूरेशन को आइडेंटिफाई करते हैं कि कितने टाइम में कितने टेम्परेचर पर हमारा जो सपोजिटरी है वो प्रॉपर तरीके से फुली क्या हो रहा है, मेल्ट हो रहा है। उसके बाद व्हेन इमर्स्ड इन ए कांस्टेंट टेम्परेचर 37 सेल्सियस पर हम वाटर बाथ पे क्या करते हैं, उसको मेल्ट करते हैं। क्यों 37 पर ही क्यों करते हैं, क्योंकि जो हमारा बॉडी टेम्परेचर होता है वो क्या होता है 37 सेल्सियस 98.6 फ़ारेनहाइट। तो यहाँ पर आपको इसीलिए 37 सेल्सियस पर चेक करना होता है कि ये कितने टेम्परेचर पे कितने टाइम में वो मेल्ट हो रही है। नेक्स्ट दिया हुआ है इन कॉन्ट्रास्ट द माइक्रो मेल्टिंग रेंज टेस्ट इन द मेल्टिंग रेंज मेजर्ड इन कैपिलरी ट्यूब्स फॉर फैट बेस ओनली। यानी कि जो माइक्रो मेल्टिंग रेंज टेस्ट होता है इसमें हम मेल्टिंग रेंज चेक करने के लिए क्या करते हैं, जो फैट बेसिस होते हैं उनको कैपिलरी ट्यूब्स में रख के उसको हम आइडेंटिफाई करते हैं, चेक करते हैं कि वहाँ पर मेल्टिंग पॉइंट उसका कितना है। तो ये था डियर स्टूडेंट क्या मेल्टिंग पॉइंट रेंज। नेक्स्ट दिया हुआ है the apparatus commonly used for measuring the melting range of the entire suppository। यहाँ पर कौन सा यूज करते हैं, यूएसपी टैबलेट डिसइंटीग्रेशन एपरेटस। यानी कि जो हमारा यूएसपी के अकॉर्डिंग जो टैबलेट के लिए जो डिसइंटीग्रेशन एपरेटस यूज किया जाता है वही एपरेटस हम यूज करते हैं यहाँ पर आपकी सपोजिटरी की मेल्टिंग पॉइंट को आइडेंटिफाई करने के लिए, चेक करने के लिए। नेक्स्ट दिया है द सपोजिटरी इज कंप्लीटली इमर्स्ड इन द कांस्टेंट वाटर बाथ and the time for the entire suppository to melt or disperse in surrounded water is measured।
यानी कि हम क्या करते हैं, जो भी सपोजिटरी है उसको हम वाटर बाथ पे क्या करते हैं, मेल्ट करते हैं, और मेल्ट करने के बाद एक स्पेसिफिक टाइम तक हम चेक करते हैं कि कितने स्पेसिफिक टाइम पर वो प्रॉपर तरीके से क्या हो गया, मेल्ट हो गया, कितने टेम्परेचर पर। इसको हम क्या करते हैं, कैलकुलेट कर लेते हैं। लिक्विफैक्शन और सॉफ्टनिंग टाइम टेस्ट ऑफ रेक्टल सपोजिटरी, ये क्या होता है, लिक्विफैक्शन और सॉफ्टनिंग का मतलब क्या है कि जो भी हमारी सपोजिटरी है वो आपकी किस पर्टिकुलर टाइम पे लिक्विडिफाइड हो रही है, किस पर्टिकुलर टाइम पे सॉफ्ट हो रही है, उसको आइडेंटिफाई करना, वो सॉफ्ट हो भी रही है या नहीं हो रही है, ये भी इंपॉर्टेंट है, नहीं तो वहाँ पर स्टकिंग हो सकती है, स्टक हो सकती है। तो यहाँ पर क्या है, इट कंसिस्ट ऑफ ए यूट्यूब पार्शियली सबमर्ज्ड इन कांस्टेंट टेम्परेचर वाटर बाथ। यहाँ पर क्या करते हैं, हम एक इस तरीके से एक इक्विपमेंट यूज करते हैं। इस इक्विपमेंट का क्या नाम है, U2 पार्शियली सबमर्ज्ड इन कांस्टेंट टेम्परेचर पर हम इसको क्या करते हैं, यहाँ पर सपोजिटरी को यहाँ पर हम इंसर्ट कराते हैं। सपोजिटरी को इंसर्ट कराने के बाद क्या करते हैं, एक कंस्ट्रक्शन ऑन वन साइड होल्ड द सपोजिटरी इन प्लेस्ड इन द ट्यूब। फिर हम क्या करते हैं, उसको ट्यूब में प्लेस करते हैं। प्लेस्ड करने के बाद उसको कांस्टेंट टेम्परेचर पर रखते हैं और ये चेक करते हैं कि कितने टेम्परेचर पे वो स्मूथ हो रही है, कितने टेम्परेचर पर वो आपकी लिक्विडिफाइड हो रही है। इसको आइडेंटिफाई किया जाता है। ए ग्लास रॉड इज प्लेस्ड ऑन द टॉप ऑफ द सपोजिटरी एंड द टाइम फॉर द रॉड टू पास थ्रू द कंस्ट्रक्शन इज रिकॉर्डेड एज द सॉफ्टनिंग साइन। यानी कि इसके ऊपर हम क्या करते हैं कि यहाँ पर ये आपको सपोजिटरी देखने को मिल रही है, इस सपोजिटरी के ऊपर हम क्या करते हैं, एक ग्लास रॉड रखते हैं। ये आपका क्या है, थर्मोमीटर होता है। थर्मोमीटर के थ्रू हम टेम्परेचर को मेंटेन करते हैं, उसको चेक करते हैं। यहाँ से हम वाटर को इनलेट कराते हैं। 37 सेल्सियस पर हम ये टेस्ट परफॉर्म करते हैं। इसमें ये चेक करते हैं कि ये जो सपोजिटरी है ये कितने टाइम में आपकी सॉफ्ट हो रही है, कितने टाइम पे आपकी लिक्विडिफाइड हो रही है, इसको आइडेंटिफाई किया जाता है। Next, this can be carried out at various temperature from 35.5 to 37 सेल्सियस। इनको हम कई रेंजेस में क्या करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं। 35.5 से लेके 37 सेल्सियस के बीच में डिफरेंट टेम्परेचर पर हम इसको क्या करते हैं, परफॉर्म करते हैं एज ए क्वालिटी कंट्रोल चेक एंड कैन ऑल्सो बी स्टडी एज अ मेजर ऑफ फिजिकल स्टेबिलिटी ओवर टाइम। यानी कि इसको हम प्रॉपर तरीके से आइडेंटिफाई करते हैं, चेक करते हैं। नेक्स्ट दिया हुआ है यहाँ पर, ए वाटर बाथ विद बॉडी कूलिंग एंड हीटिंग एलिमेंट शुड बी यूज्ड, एज्यूम कंट्रोल वेट 0.1 सेल्सियस। यानी कि 0.1 सेल्सियस का हम जनरली क्या करते हैं, एज्यूम करते हैं कि इससे ज़्यादा वेरिएशन नहीं होना चाहिए। तो यहाँ से हम सॉफ्टनिंग का मेज़र करते हैं, यहाँ से हम लिक्विडिफाइड को क्या करते हैं, मेज़र करते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर दिया हुआ है ब्रेकिंग टेस्ट। ब्रेकिंग टेस्ट क्या होता है, ब्रेकिंग टेस्ट का मतलब होता है कि सपोजिटरी जो है हमारी कितने प्रेशर पे वो ब्रेक हो रही है, उसी को हम बोलते हैं ब्रेकिंग टेस्ट। तो चलिए देखते हैं ब्रेकिंग टेस्ट क्या है। ब्रिटलनेस ऑफ सपोजिटरीज इज अ प्रॉब्लम फॉर विच वेरियस सॉल्यूशन हैव ऑलरेडी बीन डिस्क्राइब्ड। जैसे कोका बटर हमने देखा था, कोका बटर को जब हम एज ए बेस यूज करते हैं तो जो सपोजिटरी होती है मोस्टली कैसी हो जाती है, बहुत ज़्यादा ब्रिटल इन नेचर हो जाती है। उस केस में भी जनरली ये चीज़ आपको देखने को मिलती है। तो इसी को एज्यूम किया जाता है, इसी को चेक किया जाता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, द ब्रेकिंग टेस्ट इज डिजाइंड एज अ मेथड फॉर मेजरिंग द फ्रेजिलिटी और ब्रिटलनेस ऑफ सपोजिटरी। यानी कि उसकी फ्रेजिलिटी को, उसकी जनरली उसकी ब्रिटलनेस को आइडेंटिफाई करने के लिए हम क्या करते हैं, आपकी ब्रेकिंग टेस्ट परफॉर्म करते हैं। यानी कि कितने प्रेशर पे वो ब्रेक हो रही है। मान लीजिए हमने सपोजिटरी को किसी भी पर्टिकुलर कंटेनर में पैक कर दिया, थोड़े से फोर्स पे, थोड़े से प्रेशर के थ्रू वो आपकी ब्रेक हो गई, तो कहीं ना कहीं वो यूजेबल नहीं रह जाएगी। इसीलिए आइडेंटिफाई करने के लिए इसको यूज किया जाता है। यहाँ पर हम क्या करते हैं, द एपरेटस यूज्ड फॉर टेस्ट ऑफ डबल बॉल। यहाँ पर क्या होती है, डबल बॉल होती है, इसके बीच में हम सपोजिटरी को रखते हैं और सपोजिटरी को रखने के बाद ऊपर से प्रेशर अप्लाई करते हैं और वो प्रेशर, जिस प्रेशर पे वो ब्रेक होती है उस प्रेशर को यहाँ पर हम आइडेंटिफाई करते हैं। जैसे मॉन्सेंटो हम यूज करते थे, टैबलेट को हम क्या कर रहे थे, सॉरी जो फाइजर होता है, फाइजर जो हम यूज करते हैं, फाइजर पे जब हम टैबलेट को रखते हैं, उसको दबाते हैं तो वहाँ पर प्रेशर दिखाता है, कितने प्रेशर पे, कितने उस पर फोर्स पे जनरली वो आपका ब्रेक हुआ है। सेम वैसे ही प्रोसीजर यहाँ पर होता है। तो चैम्बर इन विच द टेस्ट सपोजिटरी इज प्लेस्ड, उस पर हम रखते हैं,
वाटर एट 37 सेल्सियस, 37 सेल्सियस से वाटर क्या कराते हैं, पंप कराते हैं, और उस पर ड्राई इनर चैम्बर के थ्रू यहाँ पर क्या करते हैं, हम उस पर एक प्रेशर अप्लाई करते हैं और उस प्रेशर के थ्रू आइडेंटिफाई करते हैं कि कितने प्रेशर पे वो हमारा ब्रेक हो रहा है, जो कि आपका यूज किया जाता है, रॉड अटैच किया जाता है यहाँ पर। द अदर एंड ऑफ द रॉड कंसिस्ट ऑफ अनदर डिस्क टू विच वेट आर अप्लाइड। जो अनदर रॉड होती है उस पर क्या करते हैं, हम वेट को अप्लाई करते हैं और चेक करते हैं कि कितने वेट में हमारा जो सपोजिटरी है वो क्या हो रहा है, ब्रेक हो रहा है। द टेस्ट इज कंडक्टेड बाय प्लेसिंग 600 ग्राम ऑन द प्लेटफॉर्म। 600 ग्राम का वेट हम क्या करते हैं, जनरली प्लेस्ड करते हैं, प्लेस्ड 6 ग्राम ऑफ प्लेटफॉर्म, यानी कि 6 ग्राम प्लेटफॉर्म पे हम उसको रखते हैं और उसको हम आइडेंटिफाई करते हैं। एट 1 मिनट इंटरवल 200 ग्राम वेट आर एडेड। हर 1 मिनट में हम 200 ग्राम वेट क्या करते हैं, ऐड करते जाते हैं। एंड द वेट एट विच द सपोजिटरी कोलैप्सेस इज द ब्रेकिंग पॉइंट और द फोर्स दैट डिटरमाइन द फ्रेजिलिटी एंड ब्रिटलनेस कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द सपोजिटरी। यानी कि 600 ग्राम का हम क्या करते हैं, वहाँ पर यूज करते हैं। उसके बाद हर मिनट में हम 200 ग्राम वेट को बढ़ाते जाते हैं, जिस पर्टिकुलर आपके वेट पे वो ब्रेक होती है उसी को हम नोट कर लेते हैं। नेक्स्ट दिया हुआ है डिफरेंटली शेप्ड सपोजिटरी हैव डिफरेंट ब्रेकिंग पॉइंट। जितने अलग अलग टाइप के जो सपोजिटरी के शेप होते हैं उनके अकॉर्डिंग जो सपोजिटरी होती है उनका जो ब्रेकिंग पॉइंट होता है वो अलग होता है। टॉर्पिडो शेप का ब्रेकिंग पॉइंट अलग होगा, कॉनिकल शेप का अलग होगा, तो यहाँ पर डिपेंड करता है उसकी सपोजिटरी के शेप पर। The desired breaking point of each of these various shaped suppositories is stabilized as the level that withstand the breaking force caused by various type of handling process, production और packaging etc। यानी कि देखिए इसको क्यों डिटरमाइन किया जाता है, इसका पर्पस होता है कि जब हम उसको पैक करते हैं, जब हम उसको एक जगह से दूसरी जगह प्लेस्ड करते हैं, उस कंडीशन में थोड़े से प्रेशर के थ्रू ही वो आपका ब्रेक ना हो जाए। तो कितने प्रेशर पे वो ब्रेक हो सकता है उसको ही डिटरमाइन किया जाता है इस ब्रेकिंग टेस्ट के थ्रू। नेक्स्ट है यहां पर डिसोल्यूशन टेस्टिंग। अब डिसोल्यूशन टेस्टिंग क्या होती है, टेस्टिंग फॉर द रेट ऑफ इन विट्रो रिलीज ऑफ ड्रग। यानी कि इन विट्रो और इन विवो दो कंडीशन होती है। इन विट्रो का मतलब होता है हम बॉडी के बाहर, आउटसाइड द बॉडी जब हम कोई टेस्ट परफॉर्म करते हैं उसको इन विट्रो बोलते हैं। इनसाइड द बॉडी जब हम परफॉर्म करते हैं तो इन विवो बोलते हैं। इसमें हम क्या करते हैं, इन विट्रो में डिसोल्यूशन टेस्ट करते हैं, ड्रग का डिसोल्यूशन चेक करते हैं कि कितने टेम्परेचर में, कितने टाइम में वो आपका डिसॉल्व हो रहा है। इसी को हम क्या बोलते हैं, जनरली डिसोल्यूशन टेस्ट। जैसे हम टैबलेट का करते हैं सेम वैसे ही करते हैं। इसमें हम क्या करते हैं, टेस्टिंग फॉर द रेट ऑफ इन विट्रो रिलीज ऑफ ड्रग सब्सटेंसेस फ्रॉम सपोजिटरीज हैज ऑलवेज पोज्ड ऑन ए डिफिकल्ट प्रॉब्लम owing to melting deformations and disperse in the dissolution medium। यानी कि कितने टाइम पे वो आपका डिसॉल्व हो रहा है उसको आइडेंटिफाई करते हैं किसके थ्रू, डिसोल्यूशन टेस्ट के थ्रू। नेक्स्ट दिया हुआ है अर्लियर टेस्टिंग वाज कैरी आउट बाय सिंपल प्लेसमेंट इन अ बीकर कंटेनिंग अ मीडियम। यानी कि हम यहाँ पर क्या करते हैं, बीकर में उसको हम प्लेस्ड करते हैं और प्लेस्ड करने के बाद एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे उसको मेंटेन करते हैं। मेंटेन करने के बाद उसको हम आइडेंटिफाई करते हैं, उसके टाइम को नोट करते हैं कि कितने टाइम पे वो आपका यहाँ पर मेल्ट हो रहा है। इन एन एफर्ट टू कंट्रोल द वेरिएशन इन मास और मीडियम इंटरफेयर वेरियस मीन्स हैव बी एम्प्लॉयड इंक्लूडिंग वायर मैश बास्केट। वायर मैश बास्केट के थ्रू जनरली जो वायर मैश बास्केट होता है यूएसपी के अकॉर्डिंग डिफरेंट डिफरेंट डिसोल्यूशन एपरेटस होते हैं। यूएसपी टाइप 1 को ही हम बास्केट टाइप बोलते हैं। उसमें जनरली हम क्या करते हैं, यूज करते हैं, उसमें हम चेक करते हैं उसका डिसोल्यूशन टाइम किसी भी सपोजिटरी का। नेक्स्ट दिया हुआ है सिंपल्स सील्ड इन डायलिसिस ट्यूबिंग और नेचिंग मेम्ब्रेन हैव आल्सो बीन स्टडीड। यानी कि किस तरीके से उसको सील करना है, किस तरीके से हम उसको फिल करते हैं, सारी चीजें यहाँ पर हम क्या करते हैं वो कवर करते हैं। नेक्स्ट दिया हुआ है फ्लो सेल एपरेटस हैव बीन यूज्ड होल्डिंग द सैंपल इन प्लेस। जो आपका फ्लो सेल एपरेटस होता है उसको यूज करते हैं हमारी सपोजिटरी को क्या करने के लिए, उसके डिसोल्यूशन को चेक करने के लिए, आइडेंटिफाई करने के लिए। स्क्रीनिंग एंड मोस्ट रिसेंटली विद ग्लास बैट्स। तो ये था इंपॉर्टेंट आपका क्या, सपोजिटरी के बारे में कि सपोजिटरीज क्या होते हैं, सपोजिटरीज में कौन कौन से टेस्ट होते हैं, इवैल्यूएशन पैरामीटर्स क्या होते हैं। नेक्स्ट कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दिए हुए हैं कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के जो जनरली पूछे गए थे। तो यहाँ पर क्या क्या पूछा गया तो थोड़ा सा इसके बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं।
लिक्विफिकेशन टाइम ऑफ कोका बटर हाइड्रोजनेटेड वेजिटेबल ऑयल बेस्ड सपोजिटरीज इज 3 से 7 मिनट जनरली क्या होता है इसका टाइम होता है। बिस्मिथ सम गैलेट सपोजिटरी जिसको बीपीसी डायरेक्ट 300 mg बिस्मिथ सब गैलेट पर सपोजिटरी व्हेन स्ट्रेंथ ऑफ ड्रग इज नॉट डिफाइंड। यानी कि यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट आपको याद रखना है, सिंपल से 2 पॉइंट्स हैं आपको यहाँ पर याद क्या रखना है। फर्स्ट याद रखना है लिक्विफिकेशन टाइम, यानी कि कोका बटर का और हाइड्रोजनेटेड वेजिटेबल ऑयल बेस्ड का क्या होता है टाइम 3 से 7 मिनट होता है। वहीं हम बिस्मिथ सब गैलेट की बात करें तो स्ट्रेंथ ऑफ ड्रग इज नॉट डिफाइंड, यानी कि इसमें इन केस में क्या होता है स्ट्रेंथ ऑफ जो ड्रग होती है वो डिफाइन नहीं हो पाती है। तो ये थे डियर स्टूडेंट कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट किससे रिलेटेड, सपोजिटरी से रिलेटेड। आई होप कि आपको सारी पॉइंट क्लियर हो गए होंगे सपोजिटरी से रिलेटेड, सपोजिटरी क्या होती है, सारी चीजें हमने डिस्कस करी इस वीडियो में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच।